आज की क्लास में इस चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स को ओवर करने वाले हैं हम लोग। काफ़ी देर से ये चैप्टर चल रहा है और इस वजह से भी थोड़ी जल्दी हो जाएगा क्योंकि मैंने बहुत जो माइन्यूट बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं इसके रिगार्डिंग वो मैंने आपको ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो बहुत बार मैंने आपको बता रखा है, यहाँ पे नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर्स इन पॉलीमर। ठीक है, इसको थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हुए, हालांकि आपको याद है, मुझे इसमें आपको कुछ नया बताने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड जो है ये दो अमीनो एसिड्स को जोड़ने का काम करता है। अगर पेप्टाइड बॉन्ड को आप देखें तो पेप्टाइड बॉन्ड बेसिकली जाना किस चीज़ के लिए जाता है? दो अमीनो एसिड्स को जोड़ने के लिए। क्या मतलब हुआ इसका? अगर आपको एक प्रोटीन फॉर्म करना है तो प्रोटीन चेन बनाने के लिए आपको अमीनो एसिड्स को ऐड करना पड़ेगा। जैसे एज फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ आपको ये एक प्राइमरी स्ट्रक्चर दिख रहा है पॉलीपेप्टाइड चेन का, मतलब यहाँ पे ईच एंड एवरी बीड इज एन अमीनो एसिड। यहाँ पे हर एक बीड क्या है? एक अमीनो एसिड। ठीक है, अगर ऐसे केस में आप यहाँ पे देखना और समझना स्टार्ट करते हैं तो इसका साफ सीधा सा मतलब ये है कि ये बीच बीच में जो बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल है इसको कनेक्ट करने के लिए वो कौन है? पेप्टाइड बॉन्ड है। ठीक है, देन जब आगे बढ़ते हैं हम लोग तो यहाँ पे एक और नेक्स्ट लिंकेज जो है वो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, दैट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, अब जैसे ही हम लोग पॉलीसैकेराइड्स के बारे में बात करते हैं, पॉलीसैकेराइड्स बोलने का मतलब है कि आप कार्बोहाइड्रेट के बहुत सारे एग्जांपल्स को आप यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर हम स्टार्च के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियस है कि अगर आप स्टार्च की लिंकिंग कराएंगे तो स्टार्च में, अच्छा स्टार्च का मोनोमर क्या है? आंसर देंगे उधर से, व्हाट इज द मोनोमर ऑफ स्टार्च? ग्लूकोज है। ठीक है, तो ग्लूकोज 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 हाँ, सबको अगर आप, पॉलीसेक्राइड भी तो वही इसको कहते हैं कि वो शुगर है। क्या बोल रहे हैं फिर से बोलिए। हम पॉलीसेक्राइड भी तो कह सकते हैं क्योंकि वो भी तो शुगर है, शुगर ही होता है। बिल्कुल बोल सकते हैं, मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, बस आज हमें इस चैप्टर को ओवर करना है तो थोड़ा क्वेश्चन आंसर बाद के लिए बचा के रखिए। हम लोग कर लेते हैं। पहले कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं, पॉलीसेक्राइड बोल सकते हैं, स्टार्च बोल सकते हैं, और पॉलीसेक्राइड का फॉर्म है, फॉर्म तो नहीं बोल सकते, एग्जाम्पल है स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, ये सब इसके एग्जाम्पल है पॉलीसेक्राइड की। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछे कि आपको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहाँ देखने को मिलता है, तो आपको सिर्फ ये याद रखना है दो शुगर को ऐड करने में। मतलब जैसे हमने यहाँ पे एक ग्लूकोज को एक गैलेक्टोज के साथ ऐड किया है, तो ये मैंने आपको बहुत बारीकी से समझाया है कि कैसे अगर आप ग्लूकोज को गैलेक्टोज से जोड़ेंगे तो लैक्टोज फॉर्म होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर आपको यहाँ पे लैक्टोज बनाना है और इन दो शुगर को आपने यहाँ पे जो ऐड करा है, इसके लिए कौन सा बॉन्ड रेस्पॉन्सिबल है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये अराइज हो रहा होगा कि हमें यहाँ पे क्या, कितना और कैसे समझना है। ठीक है, सबसे पहली बात ये है, ताकि आपका दिमाग डाइवर्ट ना हो इसलिए ये एनसीईआरटी ही मैंने आपके सामने रखा है। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि अगर आप पॉलीसैकेराइड में देखने का काम करते हैं तो मोनोसैकेराइड को जोड़ने का काम कौन करेगा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड करेगा। ग्लाइकोसिडिक जब बॉन्ड। कभी ऐसा ऐसा बोला जाता है कि ये बॉन्ड जो है डिहाइड्रेशन से फॉर्म होगा, ठीक है, ऑब्वियस है जब यहाँ पे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर वो भी लिविंग सिस्टम के अंदर जो रिएक्शंस हो रहे हैं उसको जब हम देखेंगे तो उसमें से वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होके रिलीज होता है, जिसकी वजह से हम ये बोलते हैं कि ये डिहाइड्रेशन की वजह से फॉर्म हो रहा है, या फिर ये बॉन्ड जब बनता है तो डिहाइड्रेशन होता है। आप दोनों को वाइस वर्सा बोल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और ऑब्वियस है कि जो मोनोसेक्राइड्स है उनके बीच में ये बॉन्ड जो है ये फॉर्म होता है। अब यहाँ पे देखिए, जब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के बारे में। तो आपको याद होगा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो है वो मैंने आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझाया था, जहाँ पे आपको देखना था कि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड आपको कहाँ देखने को मिलेगा, है ना? तो वहां आपने क्या देखा था? जैसे ये देखिए, ये रहा, आपको क्या करना है, ये रहा आपका शुगर, ये रहा आपका बेस, यानी वन न्यूक्लियोटाइड इस साइड से और ये रहा फॉस्फेट। तो यहाँ पे एक फॉस्फेट और दूसरे फॉस्फेट को जोड़ने का काम यहाँ जो कर रहा है दैट इज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? अगर आपको न्यूक्लिक एसिड्स में
दो शुगर को ऐड करना है तो आप कौन से बॉन्ड का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे? नाम ही फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। कई बार बच्चे बोलते हैं कि मैम हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में कंफ्यूज कर जाते हैं। तो उसका सिंपल सा साधारण सा ये तरीका है। आप एक बात बताइए, फॉस्फेट, फॉस्फो, ये वर्ड मैंने आपको कहाँ सिखाया है? डीएनए में सिखाया है, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि डीएनए के 3 बेसिक कंपोनेंट्स हैं, नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट। तो फॉस्फेट से आपको याद रखना है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब क्वेश्चन ये राइज होता है ग्लाइकोसिडिक, तो ग्लाइको वर्ड यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है, तो ग्लाइको से पकड़ेंगे कि ये किसका बॉन्ड है? ये पॉलीसेकेराइड्स का बॉन्ड है। सिर्फ आपको ये याद रखना है कहाँ कौन सा बॉन्ड पाया जाता है। आपको प्रोटीन बनाना है, कौन सा बॉन्ड चाहिए? पेप्टाइड बॉन्ड चाहिए। आपको कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करना है, कौन सा बॉन्ड चाहिए? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड चाहिए। आपको न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना है और वो भी वहाँ पे फॉस्फेट फॉस्फेट को जोड़ने का काम कर रहे हैं, कौन सा बॉन्ड चाहिए आपको? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड चाहिए। और दूसरी बात, जब आप यहाँ पे इन दो स्ट्रैंड्स को देखते हैं तो ये दोनों स्ट्रैंड जो है ये एंटी पैरेलल होते हैं। मतलब एक अगर आप देखिए डायरेक्शन 5 डैश टू 3 डैश, या इसको 5 प्राइम टू 3 प्राइम भी बोला जा रहा है, अगर एक यहाँ पे नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, रनिंग डायरेक्शन 5 टू 3 होता है, इसलिए हमेशा एरो जो है 3 डैश के साइड में ही लगाया जाता है, ठीक है। तो रनिंग डायरेक्शन क्या हो गया? 5 डैश टू 3 डैश होता है, तो ये हमेशा आपको उल्टा बनाना है, बस इतना अभी के लिए याद रखना है आपको, ठीक है। जब भी होगा ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। देखिए यहाँ पे साफ साफ क्रिस्टल क्लियर फॉर्म में आपको लिखा हुआ है। इसके बाद मैंने आपको समझा रखा है कि अगर आपको क्या करना है, एडेनिन और थायमिन को बाइंड करना है, ठीक है। तो एडेनिन थायमिन को बाइंड करेंगे तो आपको डबल बॉन्ड की रिक्वायरमेंट है। ये भी मैंने आपको बहुत ध्यान से बता रखा है, याद है मुझे, क्योंकि मैंने इसमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग करी है जब मैं आपको न्यूक्लिक एसिड बता रही थी, तो ठीक है। तो आपको याद है कि जब हम इसका बॉन्ड फॉर्मेशन देखते हैं तो एडेनिन थायमिन को किससे जोड़ेंगे आप? ये रहा ना, ये रहा। अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि हमारा मिसिंग है तो एक बार थोड़ी रिकॉर्डिंग सेक्शन में जाएंगे, देखेंगे प्रीवियस क्लासेस, सब कुछ बताया हुआ है। अगर मैं बोल रही हूँ हो सकता है प्रीवियस वाला लेक्चर आपका मिसिंग हो, बट मैंने बार बार रिपीट करके आपको समझाया है। यहाँ पे एडेनिन भले ही नीचे हो बट आप देख के समझ जाएंगे इसको, ये एडेनिन है और ये थायमिन है। एडेनिन और थायमिन के बीच में ये 1 और 2 डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है, और साइटोसिन गुआनिन के बीच में ये रहा ट्रिपल आपका हाइड्रोजन। 1 2 एंड 3, ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। ये क्रिस्टल के फॉर्म में मैंने आपको समझा रखा है ऑलरेडी। और ये पैरा अलग से करने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ी, सिर्फ एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ही मैंने आपको आज की क्लास में बताया है। बाकी ऐसा नहीं है कि मैं कुछ आपको नया बता रही हूँ, काफी बार मैंने आपको इसको एक्सप्लेन कर रखा है, तो इसमें आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग पैरा 9.9 पे, हाँ एक और चीज है, ये आपको डीएनए के स्ट्रक्चर से समझ आएगा। देखिए छोटी सी बात मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। देखिए जब आप डीएनए के स्ट्रक्चर को देखते हैं, ठीक है, तो डीएनए के स्ट्रक्चर में जब आप इसका एक टर्न देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, टर्न मतलब जैसे गोल चक्कर वाली कोई सीढ़ी होती है, आप अगर उस पर घूमना स्टार्ट करें, सबसे साधारण है ये इमेज, हम लोग इसकी मदद से लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ऐसे डीएनए के स्ट्रक्चर को देखें तो डीएनए के स्ट्रक्चर में सबसे खास बात क्या है? एवरेज की बात मैं कर रही हूँ, ठीक है। एवरेज जो है एक टर्न, मतलब एक बार जब ये घूमेगा ना, मतलब ये एक बार यहाँ से राउंड लेता हुआ 360 डिग्री पूरा घूमता हुआ जब दोबारा जहाँ पे फिनिश होगा, समझिए वन टर्न का क्या मतलब हुआ, तो उसको हम लोग एक चक्कर कहते हैं, वन टर्न कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम वन फुल टर्न ऑफ हेलिकल देखते हैं, मतलब हेलिकल स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, तो वन टर्न ऑफ डीएनए में 10 बेस पेयर्स होते हैं। क्या बोला मैंने? वन टर्न ऑफ डीएनए में 10 बेस पेयर होते हैं। बिल्कुल शॉर्टकट में यहाँ देखिए मैं मेंशन कर देती हूँ, ये रहा देखिए। अगर आप यहाँ पे वन टर्न के बारे में बात करते हैं, ये डेटा है, मैं तुरंत एक क्वेश्चन करती हूँ, आपको समझ आएगा, मतलब वर्बली करा रही हूँ। देखिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है, वन टर्न ऑफ डीएनए इज इक्वल टू 10, ऐसे शॉर्ट में बेस पेयर्स को ऐसे बीपी लिखा जाता है, बेस पेयर, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका पेयर बोल रही हूँ मैं, बेसिस नहीं बोल रही मैं। पेयर मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पे हम इसके पेयर को जब देखना स्टार्ट करेंगे तो हमें क्या नजर आएगा यहाँ पे, या आप इसको काउंट करना स्टार्ट कीजिए। काउंट करने का मतलब ऐसे देखिए, समझिएगा क्या मैं बोल रही हूँ।
1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब यहाँ से ये घूमना स्टार्ट हुआ और यहाँ पे जाके फिनिश हुआ, तभी तो ये 360 डिग्री का 360 डिग्री का वन टर्न ये कंप्लीट करेगा। तो इसको हम वन टर्न ऑफ डीएनए बोलते हैं। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, हाउ मेनी बेस पेयर्स आर प्रेजेंट इन 10 टर्न्स ऑफ डीएनए, क्या होगा आंसर? आंसर क्या होगा? मैम 100 बेस पे। ठीक है, वेरी गुड। यानी कि अगर आपसे पूछा जाएगा 18 टर्न में कितने होंगे, तो 180 हुआ, आपको 10 से मल्टीप्लाई, हाँ 10 से आपको सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। और एक हेलिक्स में आपको क्या है, यहाँ पे 10, मतलब आप समझ जाइए, सीढ़ी जैसे गोल चक्कर वाली सीढ़ी होती है ना, उस पर जब आप चढ़ रहे हैं तो एक मैम टर्न में 10 एक, बेस पेयर कैसे हो रहा है मैम, एक बार और समझाएंगे? देखिए 10 बेस पेयर ऐसे हो रहा है, सपोज कीजिए यहाँ पे एडेनिन जो है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, थाइमिन के साथ बाइंड कर रहा है, और साइटोसिन जो है वो गुआनिन के साथ बाइंड कर रहा है, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे ऐसे यहाँ से घूमना स्टार्ट करेंगे, तो अभी जब आप यहाँ तक आए हैं तो 180 डिग्री तो आपका पूरा हुआ नहीं है ना, आप कंप्लीट जो है यहाँ पे राउंड करके घूमिए, घूम के जब आप इसके सामने आ जाइएगा, तभी आप बोलिएगा ना कि आपका पूरा जो है 360 डिग्री कंप्लीट हुआ, समझ आया? तो ये जो यस 360 मैम। डिग्री आपका कंप्लीट होगा घूमने के बाद, उसके बीच में जब एक टर्न, मतलब समझ रहे हैं, एक घुमाव, तो उसके बीच में आप गिनिएगा ना, तो हम अगर 10 बेस पेयर है तो टोटल नंबर ऑफ बेसिस कितना हो जाएगा वन टर्न में? पेयर मतलब जोड़ा, इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि इसमें टोटल बेसिस कितने होंगे, टोटल बेसिस का नंबर हो जाएगा 20, समझ आया? तो ऐसे दूसरी भाषा में भी आप लोग कर सकते हैं, जैसे क्या बोलने का मतलब है कि वन टर्न ऑफ डीएनए इज इक्वल टू 20 बेसिस, यस और नो? अभी तो हमने बेस पेयर्स लिखा ना, जब हम बेसिस की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, कॉमन सेंस है। 20। हाँ ऐसे करना है इसको, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे ये डेटा अभी देखा है। अब देखिए यहाँ पे ना, जब हम आगे बात करते हैं तो अपना एक कॉमन सेंस लगाइए, जब हम पूरा एक टर्न लगा रहे हैं तो 360 डिग्री कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो जब हम थोड़ा सा यहाँ से लेके, ऐसे समझिए, सपोज कीजिए हम इस स्टेप से लेके इस स्टेप तक चढ़े, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम गए, तो वन टर्न का मतलब 10 बेस पेयर। बहुत आसान सी मैथमेटिक्स है, समझिएगा ध्यान से, बहुत इजी है समझने के बाद, ठीक है। जब वन टर्न का मतलब है, एक चक्कर का मतलब है 360 डिग्री, 360 डिग्री, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जो 10 बेस पेयर है, तो इन दोनों बेस पेयर के बीच में अगर हम देखें तो 360/10 करेंगे तो 36 डिग्री होगा। यस मैम। समझ आया क्या बोला मैंने? जब पूरा एक टर्न जो है आपका 360 डिग्री है, तो दो स्टेप के बीच में, मतलब दो नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में जो पिच है, पिच मतलब जो एसेंट है, जो चढ़ाव है वहां पे, वो 36 डिग्री का होगा, 36 डिग्री का होगा। कैसे समझेंगे, रटना नहीं है आपको भाई, ऐसे भी अगर आप गोल चक्कर किसी चीज का लगाएंगे तो 360 डिग्री होता नहीं होता है, होता है ना। तो एक यस टर्न मैम। में आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ जब आप चल रहे हैं तो मैम 10 360 से डिग्री। डिवाइड करना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं तभी बार बार रिपीट कर रही हूँ कि आपके दिमाग के कहीं किसी कोने में कोई डाउट ना हो, ठीक है। चलिए, तो एक, अब ये सारे जो डेटा है ये आपको आगे जाके क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं, बार बार मैं यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि आपको जो एंगल है, ऐसे लिख लेते हैं, एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन ईच, ये ईच स्टेप, एंगल बिटवीन ईच स्टेप ऑफ वन टर्न ऑफ डीएनए, ये आपका डेटा निकल के सामने आएगा 36 30। डिग्री, क्योंकि हम इसको 10 से डिवाइड करने वाले हैं, है ना। तो ये 36 डिग्री जो है ये निकल के आएगा, ठीक है। आगे देखिए, अब देन क्या है यहाँ पे, अब अगर हम एक लाइन डायग्राम देखना स्टार्ट करते हैं,
तो पिच को हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। किसको? पिच को। तो पिच जो है यहाँ पे, पिच बोलने का ये मतलब है कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि चढ़ाव कितने का है। जैसे होता है ना टर्न, यहाँ पे टर्न, ये जो घुमाव जो हुआ ऐसे टर्निंग जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे। हालांकि ये तो 2D पेपर पे हम लोग बना रहे हैं, वो होता है एक्चुअली में 3D स्ट्रक्चर आपको समझ ही आ रहा है। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल वही है जो स्टेयर्स आप ऐसे गोल गोल घूमने वाला देखते हैं ना, शॉप्स वगैरह के बाहर जगह बचाने के लिए लगाया जाता है, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है इसका। ठीक है, तो आप जब इसको देखना स्टार्ट करेंगे तो जो पिच है, ठीक है, वो पिच आपका कितने का आएगा? 34 एंगस्ट्रॉम का आएगा। कितने का आएगा? जो आपका यहाँ पे 10 स्टेप्स को अगर आप देख रहे हैं तो 1 पिच आप यहाँ पे बना रहे हैं, एक चक्कर अगर आप बना रहे हैं तो पिच आपका कितना आएगा? 34 एंगस्ट्रॉम आएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका एक बस छोटा सा डेटा हम लोग और नोट करेंगे। नेक्स्ट लिखिए, द पिच ऑफ टर्न ऑफ DNA is 34। मैम हाँ जी बोलिए। मैम पिच मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू बेसेस। हाँ, यहाँ पे जब हम पिच देख रहे हैं ना, ठीक है, तो कंप्लीट 10 बेस पेयर का जो देख रहे हैं हम, यहाँ पे मैं 1 टर्न कर देती हूँ। अब क्रिस्टल क्लियर है? अब ठीक है? यस मैम। हाँ, तो ऑब्वियस है कि जब हम 1 टर्न का देख रहे हैं 34 एंगस्ट्रॉम, तो इसका मतलब है कि अगर हम 2 बेस पेयर के बीच में देखेंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे, यस और नो? बताइए। यस मैम। करेंगे ना, अपना कॉमन सेंस खुद ही लगाइए। ठीक है, तो ये एंगस्ट्रॉम जो है, तो इसको अब हम लोग क्या करेंगे? 1 टर्न का हमने देखा है, तो अब हम कर देते हैं इसी को सेम फॉलो करते हैं ताकि आपको कोई डाउट ना हो। तब हम क्या करेंगे इसको, अगर मैं यहाँ पे कर दूं द पिच ऑफ या द पिच बिटवीन टू बेस पेयर्स, टू बेस पेयर शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है, इज इक्वल टू 34 को जब आप 10 से डिवाइड, हाँ डिवाइड करेंगे, हाँ तो ऑब्वियस है ये 3.4 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये? इट बिकम्स 3.4। कॉमन सेंस है ना? एंगस्ट्रॉम। चलिए, ये हो गया। अब सवाल ये उठता है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 1 टर्न ऑफ DNA जो है इसमें 10 बेस पेयर होंगे, क्या हर एक DNA में ऐसा ही होता है? तो नहीं, हर एक DNA में ऐसा नहीं होता है। आप जब हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे फॉर्म्स DNA के देखने को मिलेंगे, ZDNA, BDNA, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। तो किसी में 11.5 बेस पेयर, किसी में 10 बेस पेयर। तो अभी हम एवरेज की बात कर रहे हैं। अगर हम 11th क्लास की यहाँ पे बात करें तो अभी आपको जो ये सारा फीचर दिखाई दे रहा है ये BDNA का है। किसका है ये? BDNA का है। बस इतनी सी बात आपको अपने दिमाग में रखनी है। ठीक है, समझ आया सबको? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग। यस क्रिस्टल क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। यस मैम। चलिए, अब इसके बाद क्या है, आपको पैरा 9.9 जो है इसको जब आप स्टार्ट कीजिएगा तो यहाँ देखिए और क्रिस्टल क्लियर फॉर्म में ये क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, अब मेटाबॉलिज्म की यहाँ पे बात की जा रही है। सबसे पहली चीज ये है कि व्हाट इज मेटाबॉलिज्म। द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में मैंने आपको बार बार रिपीट कर रखा है। जो बच्चे नए हैं जिनको नहीं पता, बिल्कुल साधारण भाषा में समझाऊंगी आपको। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, सपोज कीजिए आप खुद की बॉडी में देख रहे हैं, ठीक है, चाहे एक सिंपल सा बैक्टीरिया क्यों ना हो, जैसे यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल दिया जा रहा है आपको, चाहे एक सिंपल सा बैक्टीरिया क्यों ना हो, कोई प्रोटोजोआ, किसी भी चीज को आप लीजिए, प्लांट को लीजिए, एनिमल को लीजिए, वहाँ 5 किंगडम है, किसी भी चीज को उठाइए, उसकी बॉडी के अंदर जितने केमिकल रिएक्शंस होते हैं सबको एक साथ ऐड करके इकट्ठा करके हम क्या कहते हैं? हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जब ये मेटाबॉलिज्म है तो
बायोमोलिक्यूल्स, क्योंकि हम यहाँ पे चैप्टर पढ़ रहे हैं और ये सारे कंपाउंड्स जो हैं, क्योंकि हम मैक्रोमोलिक्यूल्स की पढ़ाई कर रहे हैं, ये टोटल जो मेजर मैक्रोमोलिक्यूल्स है वो 4 ही है आपके पास, जो आप चैप्टर में शुरू से अभी तक पढ़ते आए हैं। चाहे आप यहाँ पे लिपिड्स की बात कीजिए, चाहे आप यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स की बात कीजिए, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स मतलब पॉलीसेकेराइड्स आपने पढ़ा है, प्रोटीन पढ़ा है आपने, न्यूक्लिक एसिड्स पढ़ा है, यही 4 है, इसके सिवाय कुछ नहीं, ठीक है। तो इसका जब हम लोग कंसंट्रेशन निकालना स्टार्ट करते हैं तो इसको लिखा जाता है, इसकी यूनिट हम लोग क्या लिखते हैं, मोल पर सेल और मोल्स पर लीटर, ठीक है, ऐसे करके इस तरीके से हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। देन देखिए, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्कवरीज एवर मेड वाज द ऑब्जर्वेशन दैट ऑल दीज बायोमोलिक्यूल्स हैव अ टर्नओवर। मतलब हर एक बायोमोलिक्यूल्स जो हमारी बॉडी में, आप सोच के देखिए, हमारी बॉडी में जितने बायोमोलिक्यूल्स हैं तो उनका बनना बिगड़ना तो लगा रहता है, बन भी रहा है, टूट भी रहा है, कॉन्स्टेंटली वो बनता भी जाएगा, टूटता भी जाएगा, सारी चीजें होती। जैसे कैसे बड़ी बड़ी कंपनीज का टर्नओवर होता है अपना, जैसे हम यहाँ पे मान लीजिए हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें तो कहते हैं 40,000 करोड़ पर ईयर का उनका टर्नओवर है, तो ऐसे ऐसे करके हम टर्नओवर बोलते हैं। तो एग्जैक्टली उसी तरीके से हमारी बॉडी में या आपकी बॉडी में भी तो सारी चीजें ईच एंड एवरी डे बन रही हैं, और बनने के बाद क्या है, ये सारे केमिकल रिएक्शंस जो है वो ही इसलिए रहे हैं ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स हैं इनको क्या किया जा सके, कॉन्स्टेंटली बनाया जा सके, ठीक है। तो ब्रेकिंग एंड मेकिंग, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ब्रेकिंग एंड मेकिंग मतलब टूटना और बनना, ये केमिकल रिएक्शंस के थ्रू कॉन्स्टेंटली लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में चलता रहता है, अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा है तो, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है, ईच ऑफ द मेटाबॉलिक रिएक्शंस रिजल्ट्स इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। पता है इसका मतलब क्या है? इसका साफ सीधा सा ये मतलब है, जैसे सपोज कीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, ग्लूकोज को हमने ऐड करा तो माल्टोज बन गया। ग्लूकोज को पकड़ के अगर हम चेन बना दे तब क्या बनेगा? अगर हम ग्लूकोज को पकड़ के चेन बना दे तो स्टार्च बनेगा। फिर हम स्टार्च को अगर तोड़ दे तो वापस ग्लूकोज बनेगा। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हो रहे हैं तो बायोमोलिक्यूल्स का ट्रांसफॉर्मेशन भी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जब यहाँ जिक्र किया जा रहा है तो जैसे आपको एक छोटा सा, क्योंकि आप जानते हैं ऑलरेडी एमिनो एसिड्स, मैंने आपको पूरा जो स्ट्रक्चर है कई बार मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। तो जब हम एक एमिनो एसिड का देखते हैं बनना, तो आपको क्या समझ आता है, उसमें एमिनो ग्रुप भी अटैच है ना, उसमें आर के साइट पे रिप्लेसेबल साइट जो है वहाँ पे आप बहुत सारे जैसे जैसे कंपाउंड्स को चेंज करते हैं वो बदलता जाता है, ठीक है। तो एमिनो एसिड को आपको बनाना है तो वहाँ पे क्या है, दूसरी चीज़ों को आपको उसमें ऐड करना पड़ता है। अगर हम यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड की बात करें, किसकी बात करें, न्यूक्लियोटाइड बेस की बात करें, तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। चाहे हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की बात कर रहे हैं, तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है तो आप डाइसैकेराइड को तोड़िए, आपको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है टूटता हुआ मिलेगा, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही समझा रखा है अभी तुरंत कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है वो क्या करता है, दो मोनोसेकेराइड्स को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। देन देखिए यहाँ पे है, दीज पाथवेज आर ईदर लीनियर और सर्कुलर। अब इसका मतलब आप मेरे से पूछिएगा, मैं आपको पहले ही समझा देती हूँ, ठीक है, समझिए ध्यान से। जब हम एक केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं और केमिकल रिएक्शन कराने के बाद जैसे हमने जहाँ से स्टार्ट किया उसको जब हम एंड प्रोडक्ट में तोड़ देते हैं और अगर वो आपकी बॉडी के द्वारा कंज्यूम किया जाता है या रिलीज कर दिया जाता है, मतलब वो रिपीटेशन में नहीं जाएगा, साइक्लिक फॉर्म में नहीं जाएगा, सर्कुलेशन है, जैसे सर्कुलर मूवमेंट। जैसे ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा, फिर ग्लाइकोजन टूट के ग्लूकोज में, फिर ग्लूकोज ग्लाइकोजन में, फिर ग्लाइकोजन ग्लूकोज में, ठीक है। एक दिन समझाया था मैंने आपको, इसको सर्कुलर कहते हैं ना, केमिकल रिएक्शन वहाँ पे क्या हो रहा है, रेगुलेट करने का काम कर रहा है। ये उसी फोर लेन तो नहीं बोल सकते, उसी मतलब क्रिस क्रॉस, जैसे आपने फॉरेन कंट्रीज वगैरह में सड़कें देखी होंगी, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक जो है सारे क्रिस क्रॉस मैनर में प्रेजेंट, ठीक है। जब वो चल रहे हैं तो कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन अगर कहीं ट्रैफिक लगा तब एक दूसरे को डिस्टर्ब जरूर करने का काम करेगा। आप जहाँ जिस सिटी में भी रहते हैं वहाँ का एग्जाम्पल, गाड़ियां जो है नॉर्मली चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कहीं पे ट्रैफिक लग जाए तो वो हो सकता है कि कुछ घंटों के बाद वो आपकी पूरी सिटी को ब्लॉक करके रख दे। अब आपकी बॉडी में अभी रेस्पिरेशन हो रहा है, आप बैठे हैं, ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं अच्छा मैम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रही है, अब थोड़ा ना रेस्पिरेशन बंद करके सुनते हैं, ऐसा तो कर नहीं सकते आप। तो यहाँ पे रेस्पिरेशन चल रहा है तो ठीक है, तो क्या आपका डाइजेशन बंद हो गया? वो भी काम कर रहा है।
क्या आपका नर्वस सिस्टम काम नहीं कर रहा? नर्वस सिस्टम काम नहीं करेगा तो समझिएगा कैसे वो भी काम कर रहा है। तो सारी चीजें जो है यहाँ पे प्रॉपर वे में काम कर रही हैं। तो ये जंक्शंस हैं, लेकिन एक दूसरे को अभी तब तक डिस्टर्ब नहीं करेंगे जब तक कि ये कैसे, मतलब अपने डायनेमिक स्टेट को इन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ, ठीक है। लेकिन अगर ट्रैफिकिंग स्टार्ट हुई तब जरूर डिस्टर्ब, जैसे जो शुगर पेशेंट होते हैं, बार बार उनको एक ही सलाह दी जाती है, डॉक्टर क्या कहते हैं, जल्दी अपना शुगर कंट्रोल कीजिए नहीं तो आपकी किडनी डैमेज हो जाएगी। सुना होगा आपने बोलते हुए, है ना। अब बेचारे किडनी के पास नॉर्मल सा काम है, आप उसका प्रेशर बढ़ाइएगा, इतना भर भर के ग्लूकोज दीजिएगा तो बेचारा क्या करेगा, डैमेज ही होगा। अब जैसे जो लोग अल्कोहल कंजम्पशन बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है, तुरंत उनकी किडनी डैमेज हो जाती है। एक साल लगातार जम के ड्रिंकिंग का काम करे, तुरंत किडनी डैमेज हो जाता है, होगा ही होगा, होना ही है डैमेज। क्योंकि वहां पे क्या है, उसका वो ऑलरेडी फर्मेंटेड फॉर्म में है, बहुत ज्यादा प्रेशर वो टॉलरेट नहीं कर सकता, जिसकी वजह से क्या होगा, वो फेल कर जाता है, पूरा किडनी ही फेल हो गया, वहां पे उसका फंक्शन जो है पूरा कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया। तो शुरू में एक किडनी रिमूव पर करना पड़ता है और जब दूसरा भी खराब हो जाए तो बंदा तो फिर ऊपर ही चला जाता है ना। तो यहाँ मैम पे वही बात आपको समझाई जा रही है कि ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है ना आपकी बॉडी में, ये आपके बॉडी के लिविंग स्टेट को इन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है, ठीक है। जितने भी ये रिएक्शंस हो रहे हैं और ये सारे जो यहाँ पे प्रोसेसेस आपको देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पे आपके बॉडी में ये किसका पावर यहाँ पे काम कर रहा है, एंजाइम्स का। अब एंजाइम का जैसे यहाँ पे नाम दिया गया है, तो एंजाइम जो है उसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। चलिए, यहाँ पे पेज आपके सामने है, लाइंस आपके सामने है। इस पेज में कहीं किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ती हूँ। कोई डाउट है, पूछना है किसी को? हालांकि मैंने खुद ही आपको एक एक लाइन यहाँ पे समझा दी, आगे बढ़ूं मैं? रिप्लाई कीजिए। यस मैम। चलिए, अब देखिए, जब मैं आपको द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर बता रही थी, तो द लिविंग वर्ल्ड में मैंने आपको बताया था, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है, तो सबसे सिंपल सी बात ये है कि जब हम मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, नॉर्मली अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मेटाबॉलिज्म, ठीक है, तो सबसे पहली बात कि मेटाबॉलिज्म का साफ सीधा सा मतलब है कि आपकी बॉडी का पूरा केमिकल रिएक्शन जिसको आप एक साथ इकट्ठा कीजिएगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको मेटाबॉलिज्म बोलेंगे, ठीक है। बहुत साधारण सी सिंपल सी बात है, कोई वैसे स्ट्रैटेजी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। दैट इज द सम टोटल ऑफ all all the the in the हाँ body. all the chemical reactions of any living organism, of any living organism, इसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है। अब इसमें जो कंस्ट्रक्टिव पार्ट है इसका, मेटाबॉलिज्म के बेसिकली दो टाइप होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके जब हम टू टाइप्स देखना स्टार्ट करते हैं, तो इसके जो बेसिक, Metabolism and metabolic. हाँ दो ही है आपके पास। नंबर वन की जब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, दैट इज एनाबोलिज्म। लिखा हुआ है सब कुछ, ज्यादा मैं डिटेल नहीं कर रही, एक वर्ड टू वर्ड समझाती चल रही हूँ। एनाबोलिज्म का मतलब है कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, जैसे आपकी बॉडी में ग्रोथ हुआ, बढ़ गए, मैं आपको बोलूँ चलो एक काम करो, आप जो 3 साल के थे ना पहले, वैसे बना लो अपनी बॉडी को, बना सकते हैं आप? नहीं बना सकते। तो एनाबोलिज्म जो है ये कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस के अंदर आता है, ठीक है। जैसे फोटोसिंथेसिस हो गया तो प्लांट ने अपने आप को ग्रो किया, अब मैं बोलूँ कि नहीं, इस प्लांट को ना वापस आपको छोटा कर देना है, ये जैसे जिस साइज में था वैसे ही आपको कर देना, तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो ये एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म जो है ये आपके बॉडी के या फिर इस पूरे लिविंग सिस्टम में पार्ट है, ठीक है। तो वही देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये एनाबॉलिक पाथवेज भी हो सकता है और कैटाबॉलिक पाथवेज भी हो सकता है। एनाबॉलिक का मतलब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का वर्क हो सकता है, और कैटाबॉलिज्म का मतलब है यहाँ पे डिस्ट्रक्शन, मतलब टूटने का काम होगा यहाँ पे, ठीक है। एनाबॉलिक पाथवे के बारे में बोला जाता है कि ये एनर्जी देता है, कैटाबॉलिज्म के बारे में बोला जाता है कि ये एनर्जी को कंज्यूम करने का काम करता है, ठीक है। और वही चीजें यहाँ पे आपको बताई जा रही है। कैटाबॉलिक pathways lead to the release of energy. For example, when glucose is degraded to lactic acid in our skeletal muscle, energy is liberated. The metabolic pathway from glucose to lactic acid, which occurs in 10 metabolic steps. आपको जब मैं प्लांट फिजियोलॉजी कराऊंगी, क्या कराऊंगी, प्लांट फिजियोलॉजी, तो एक ग्लूकोज को, अब आपको पता है कि फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6,
एक ग्लूकोज को जब तोड़ा जाता है तो 2 पायरुवेट एसिड बनते हैं। पायरुवेट एसिड भी बोल सकते हैं, पायरुवेट भी बोल सकते हैं। क्या बोला मैंने? एक ग्लूकोज को तोड़ेंगे तो 2 पायरुवेट या 2 पायरुविक एसिड मिलेगा, ठीक है। और ये जो 2 पायरुविक एसिड बन रहा है, इसको बनाने के बीच में 10 स्टेप का रिएक्शन है। 10 स्टेप का रिएक्शन ना आपने कभी केमिस्ट्री में आज तक किया होगा ना आप करेंगे, बायो में ही अवेलेबल है सर। तो इसको हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी में करेंगे। कि एग्जाम्पल दिया जा रहा है, नीट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मेनी मेटाबॉलिक स्टेप्स आर प्रेजेंट इन ग्लाइकोलिसिस। बस आपको 10 याद रखना है। 10 मेटाबॉलिक स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द फिनोमेना ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। ये हम लोग सीखेंगे प्लांट फिजियोलॉजी में, ठीक है। एंड when needed, this bond energy is utilized for biosynthetic, osmotic and mechanical work that we perform. The most important form of energy currency. अब आप बचपन से सुनते आ रहे हैं कि आपकी बॉडी में एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल क्या है? एटीपी है। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल क्या है? एटीपी है। अब जिस साइज के नोट होते हैं ना, जो रुपीज करेंसी जो इंडिया की है, ठीक है, अगर आप पेपर की कटिंग जो है उसी साइज का कर लें और आप शॉप वाले के पास ले जाइए, बोलिए काम कीजिए, इसका ना सामान बांध दीजिए, हमें दे दीजिए, हमें घर लेके जाना है। दुकान वाला पहले तो आपका मुंह देखेगा, उसके बाद अगर आप ज्यादा फोर्स कीजिएगा तो जितनी करेंसी आप ले जाएंगे उतने थप्पड़ मारेगा वो दुकान वाला आपको। तो एग्जैक्टली उसी तरीके से जब हम यहाँ पे अपनी बॉडी में एनर्जी करेंसी की बात करते हैं तो हमारी बॉडी में जो इसके सिवा आप किसी से काम नहीं चला सकते आप। जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में करेंसी क्या है? रुपीज है, जैसे ये चलता है। तो एग्जैक्टली उसी, अब यहाँ पे किसी दुकान वाले के पास ना आप वो नेपाली जो होता है ना, नेपाली जो रुपए होते हैं वो लेके चले जाइए, सामान देगा आपको? नहीं देगा। डॉलर लेके जाइएगा, आधे से ज्यादा दुकान वाले बेचारे पहचानेंगे नहीं कि डॉलर लेके आया है। ये पहचान जाए कोई तो रख भी ले तो वो इस वजह से नहीं देंगे आपको। मैं यहाँ पे नोट कर देती हूँ, ऐसा लग रहा है इसी टॉपिक का है, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। जब जहाँ जो रिमाइंड कराना है वो मैं लिखती जा रही हूँ। चलिए, तो एग्जैक्टली उसी तरीके से एटीपी जो है वो आपकी बॉडी में, हमारी बॉडी में, सारे ह्यूमंस की बॉडी में, पूरे लिविंग सिस्टम में एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है, ठीक है। अब इन्होंने कौन कौन सी स्ट्रेटजी अप्लाई करी है अपने पूरे लिविंग सिस्टम में एनर्जी को जनरेट करने के लिए, ये बायो एनर्जेटिक्स में हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। अब यहाँ पे पैरा 9.11 है, दैट इज द लिविंग स्टेट। बार बार एक ही बात यहाँ पे करी जाती है, लिविंग स्टेट। अगर किसी को जिंदा रहना है, खुद को सर्वाइव करना है, लिविंग स्टेट में रखना है तो 10 to 1000 केमिकल रिएक्शंस जो हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होते हैं, और इतने सारे मेटाबोलाइट्स भी जो हैं हमारी बॉडी में यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे हम ग्लूकोज कंसंट्रेशन जब देखना स्टार्ट करते हैं नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल में, दैट इज यहाँ पे देखिए 4.2 मिलीमोल पर लीटर टू 6.1 मिलीमोल पर लीटर, ठीक है। वाइल दैट ऑफ हॉर्मोन्स वुड बी नैनोग्राम्स पर ml। तो ये नैनोग्राम्स में होते हैं। हॉर्मोन्स के बारे में बोला ही जाता है कि ये बहुत कम अमाउंट में सिक्रीट होगा, बट इनका इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। The most important fact of biological system is that all living organisms exist in a steady state characterized by concentrations of each of these biomolecules. These biomolecules are in a metabolic flux. Any chemical or physical process moves spontaneously to equilibrium. The steady state is non-equilibrium state. One should, अच्छा, यहाँ पे स्टीडी स्टेट का मतलब क्या है? जो स्थिर है बिल्कुल। जैसे आपकी बॉडी अभी जब तक आपको हेडेक नहीं है, पेन नहीं है, कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा कि हमें इंजेक्शन लेना चाहिए, दवा लेना चाहिए, तब तक आपको फील नहीं हो रहा, आप नॉर्मली बैठे हुए हैं। आपको लग रहा है अभी अगर आप रेस्टिंग स्टेट में बैठे हैं, अगर आप सुन रहे हैं मुझे, ठीक है, आपको लगेगा अच्छा करना क्या है, तो हम तो सुन ही रहे हैं टीचर को। कोई हम अगर हम फिजिक्स की लैंग्वेज में बात करें तो योर वर्क डन इज जीरो। अब मैं इतना चिल्ला रही हूँ, मेरा भी वर्क डन क्या है फिजिक्स की लैंग्वेज में जीरो है, क्योंकि हम लोग जगह नहीं बदल रहे हैं, ठीक है। बट अगर आप अपनी बॉडी के अंदर झांक के देखिए तो जितनी हलचल और उथल पुथल यहाँ पे मची हुई है, तो वो सब एक दूसरे के आगे पीछे किसी चीज को बना रहे हैं, कोई किसी चीज को तोड़ रहा है। भाग क्यों रहे हैं? ये भाग इसलिए रहे हैं ताकि इक्विलिब्रियम को अक्वायर कर सके, और इक्विलिब्रियम अक्वायर होगा भी नहीं। जिस दिन अक्वायर हो जाएगा उस दिन तो बिल्कुल क्या होगा, यहाँ पे कंप्लीटली शट डाउन होके बॉडी का सारा फंक्शन जो है वो बैठ जाएगा। तो दौड़ते तो रहते हैं इक्विलिब्रियम अक्वायर करने के लिए, बट वो अक्वायर करते नहीं, ठीक है। Hence the living state is a non-equilibrium steady state। कितनी अच्छी बात है, नॉन इक्विलिब्रियम भी है बट स्टीडी मैम वो स्टेट भी है। इक्विलिब्रियम एक्वायर क्यों नहीं करता?
फिर से बोलिए। मैम ये इक्विलिब्रियम क्यों नहीं एक्वायर करता हमारा बॉडी का या देखिए, मेटाबॉलिज्म? जैसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि आपने, एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी, सपोज कीजिए आपने चपाती खाई, ठीक है, आपने जब उसको खाया तो टूटने के बाद आपको सबसे पहले उसमें से क्या मिला? माल्टोज। पहले तो पॉलीसेकेराइड है तो टूटेगा, टूटेगा तो वो यस क्या मैम। होगा? पहले डाइसेकेराइड में टूटेगा, माल्टोज में टूटेगा, फिर आप और तोड़िएगा तो ग्लूकोज, ग्लूकोज में टूटेगा, ठीक है। अब ग्लूकोज का यूज करके, कंजम्पशन करके आपने अपनी बॉडी को एनर्जी दे दिया, आपकी बॉडी ने एनर्जी ले लिया, क्या उसको फिर वापस एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है क्या? सोचिए, यस मैम, है है या तो। नहीं? है ना? तो ये ना हमेशा सोचता है, जैसे आप लोगों ने भी नोटिस करा होगा, एक ना मतलब हर ह्यूमन की लाइफ में ना एक ऐसा स्टेट, ऐसा क्या डेली ऐसा होता है, जैसे आपके दिमाग में ना एक क्वेश्चन अराइज होता होगा, जैसे आप सुबह उठते होंगे, मान लीजिए छुट्टी का डे है, तो आप सोचते हैं अच्छा आज तो छुट्टी का डे है, फिर आप सोचते हैं अच्छा मैं ना थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ, नहा लेता हूँ, उसके बाद मैं आराम करूंगा, फिर आप नहा के बैठते हैं आराम से, फिर आप कहते हैं अच्छा ठीक है हम ना पहले थोड़ा सा खा लेते हैं, उसके बाद हम आराम करेंगे, फिर आप खाते हैं, फिर आपकी क्लास का टाइम हो जाता है, अच्छा हम क्लास करके आते हैं, फिर हम बट वो रेस्टिंग स्टेट कभी आता ही नहीं आपकी लाइफ में, आता है क्या बताइए? किसी बच्चे की लाइफ में आया आज तक? मेरी लाइफ में तो आज तक नहीं आया। सोचते रहते हम, सोचते जरूर है, आपकी बॉडी सोच भले ही ले कि चलो ठीक है आखिरी ये ग्लूकोज जो है इसको कंज्यूम करने के बाद अब हमारी बॉडी रेस्ट, भाई रेस्टिंग स्टेट में जाएगा अगर तो पता चला बंदा तो डेड हो गया फिर, तो जिसकी वजह से ये इक्विलिब्रियम अक्वायर करने की कोशिश तो करता है बट करेगा कभी नहीं, बट ये स्टीडी स्टेट में भी रहता है। स्टीडी स्टेट में होने का क्या मतलब है कि आपकी जो बॉडी है, ठीक है, तो अगर नॉर्मल सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस को कर रही है, मतलब कहीं पे मेटाबॉलिज्म में कोई दिक्कत नहीं, कोई एरर नहीं है, तो हम उसको बोलते हैं वो स्टेडी स्टेट में, ठीक है। तो कह रहा है दिस इज अचीव्ड बाय एनर्जी इनपुट, मेटाबॉलिज्म प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, हेंस द लिविंग स्टेट एंड मेटाबॉलिज्म आर सिनोनिमस। बोल भी रहा है यहाँ पे, मेटाबॉलिज्म चल रहा है तो आप जिंदा है, आप जिंदा है बोलने का मतलब है कि आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म ठीक है, उल्टा करके कर लीजिए, दोनों एक ही चीज है। विदाउट मेटाबॉलिज्म देयर कांट बी अ लिविंग स्टेट, है ना? इस पेज में कोई डाउट किसी को? कोई डाउट हो मैम तो ये पूछ लीजिए, नहीं तो अंडरलाइन, आगे बढ़ेंगे हम लोग। मैम ये लाइन थोड़ा अगर लिखा देंगे तो अच्छा होता। वॉल्यूम बहुत कम आ रही है, थोड़ा लाउडली बोलिए, नहीं तो देखिए डिवाइस हो सकता है दूर हो। मैम हेंस द लिविंग स्टेट वहां पर जो लिखा है वो मैम थोड़ा कॉपी में एक्सप्लेन कर दे सकते हो? मुझे अभी भी आवाज नहीं आ रही, लाउडली बोलिए, किसी बच्चे को अगर आवाज जा रही है तो बोल दीजिए उधर से मुझे। मैम वो बॉर्डर्ड वाला लाइन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे कॉपी में, कौन सी मतलब लाइन? इस बार। मैम वो बॉर्डर वाला लाइन लिविंग स्टेट में, जो बॉर्डर? हेंस द लिविंग स्टेट इज अ नॉन अच्छा हेंस इक्विलिब्रियम। द, अच्छा ये हाईलाइटेड जो है ये, हेंस द लिविंग स्टेट इज अ नॉन इक्विलिब्रियम, तो इतनी देर से यही तो एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं, जो आपकी बॉडी का जो लिविंग स्टेट है वो नॉन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में बैठ गया तो आप तो डेड हो जाएंगे, और स्टीडी स्टेट है क्योंकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम नॉर्मल है, रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको ब्रीदिंग रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं, नो, तो नॉर्मल है, तो स्टीडी स्टेट इसने मेंटेन करके रखा हुआ है, क्यों? ताकि आप जो है सारे वर्क जो है वो इजिली आप परफॉर्म कर सके, बस यही है, और कुछ? ओके मैम। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे एंजाइम्स पे आते हैं हम लोग। सबसे पहले जब बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट आर एंजाइम्स, ठीक है, तो केमिस्ट्री में आप कैटलिस्ट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? कैटलिस्ट मैम पढ़ते हैं। बायोलॉजी। हाँ, तो कैटलिस्ट के बारे में यहाँ पे बोला जाता है कि कोई भी ऐसी चीज जो कि समय बचाने का और एफर्ट रिएक्शन का बचाने का काम स्पीड करे, बढ़ा देता है। एग्जैक्टली उसी तरीके से एंजाइम जो है तो बोलते हैं हम लोग एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, एंजाइम्स आर आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। तो जब ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, और दूसरी बात, दूसरी कॉपीराइटेड बात ये है, ऑल द एंजाइम्स, दुनिया में जितने एंजाइम है, ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस,
ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर। प्रोटीन के बने हैं सारे के सारे, गारंटी के साथ 2000% गारंटी है। अगर एंजाइम हुआ मतलब आंख बंद करके बोल दीजिए अच्छा प्रोटीन है ये। जितने एंजाइम्स होंगे इस दुनिया के सबके सब क्या होंगे, प्रोटीन होंगे, गारंटी है इस बात की, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे, अच्छा फर्स्ट ही लाइन यहाँ लिखी है, देखिए ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। ऑलमोस्ट क्यों लिखा है? अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा तो अभी तुरंत इस चैप्टर के एंड में आपको उसका आंसर भी मिल जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि प्रोटीन प्रेजेंट है वहां पे, उसको पुश करके धक्का मार के काम कराने के लिए कुछ एडिशनल चीजें भी उसके साथ जुड़ती हैं, तो इस वजह से यहाँ पे ऑलमोस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। प्रोटीन जरूर होगा उसके साथ, ये गारंटी है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ न्यूक्लिक एसिड्स भी हैं जो कि एंजाइम्स की तरह बिहेव करने का काम करते हैं, ठीक है। इनको हम लोग राइबोजाइम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? राइबोजाइम्स। तो अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म राइबोजाइम्स, एंजाइम्स तो ठीक है, लेकिन जब हम लोग राइबोजाइम्स पे आते हैं, एक ही लाइन लिखूंगी ज्यादा नहीं, RYB राइबोजाइम्स, ठीक है। देखिए राइबोजाइम्स के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो कई बार क्या होता है कि कुछ बहुत मतलब रेयर ऐसे न्यूक्लिक एसिड्स होंगे जो कि एंजाइम की तरह बिहेव करने का काम करते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक न्यूक्लिक एसिड्स, ऐसे शॉर्ट में लिख लीजिए, स्पेसिफिक न्यूक्लिक एसिड्स, एसिड्स which behave like which behave like एंजाइम, बस और कुछ नहीं। नीट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, एंजाइम राइबोजाइम्स आर, ऑप्शन ए न्यूक्लिक एसिड्स बिहेव लाइक एंजाइम्स, ऑप्शन 2 कार्बोहाइड्रेट्स बिहेव लाइक एंजाइम, ऑप्शन 3 प्रोटीन्स बिहेव लाइक एंजाइम्स। प्रोटीन तो खैर है ही है, ठीक है। तो आंसर क्या है? न्यूक्लिक एसिड जब किसकी तरह बिहेव करने लगे, एंजाइम की तरह, तो क्या हो जाएगा वो, तब हम उसको राइबोजाइम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? राइबोजाइम्स, ठीक है। हाँ, बस इतना ही याद रखना, इससे ज्यादा अभी आपको याद नहीं रखना, ठीक है। वन कैन डिपिक्ट एन एंजाइम बाय अ लाइन डायग्राम। एन एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज अ प्राइमरी स्ट्रक्चर। देख रखा है आपने, कोई एंजाइम है बेचारा, सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है, एक प्राइमरी वाला स्ट्रक्चर कैरी करेगा, मतलब सिर्फ अमीनो एसिड का सीक्वेंस है, तीसरी चौथी कोई उलझी हुई चीज उसमें नहीं है, ठीक है। सेकेंडरी टर्शरी स्ट्रक्चर जो है ऐसा हो सकता है। टर्शरी स्ट्रक्चर के बारे में जब हम लोग देखेंगे, यहाँ पे बताया भी जा रहा है आपको, तो यहाँ पे प्रोटीन का जो चेन है वो अपने ही एक फोल्ड हुआ, दूसरा फोल्ड हुआ, फिर आपस में ही वो क्या हुआ, उलझ गया। तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, इसका हम टर्शरी स्ट्रक्चर जो है बोलेंगे, ठीक है। और ये क्रिस क्रॉस फॉर्म में, फॉर्म जैसे कैसे वुलन बॉल होता है, ऊन का जो गोला होता है, मेनी क्रेविसेस और पॉकेट्स आर मेड, वन सच पॉकेट इज द एक्टिव साइट। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, ठीक है। एन एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम, कुछ नहीं, ये सारा लेक्चर एक इमेज में फिनिश हो जाएगा आपका, ठीक है। ये जो भी यहाँ पे बोला जा रहा है, देखिए जब हम एंजाइम और सबस्ट्रेट की बात करते हैं, ठीक है, तो देखिए एक छोटा सा ही बोल सकते हैं, बड़ा तो नहीं है, बहुत आसान सा साधारण सा डायग्राम है जो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देता है। देखिए जैसे आप बोलते हैं ना, एक कहावत बोली जाती है कि हर एक ताले की एक चाबी होती है, कहते हैं ना, कई बार मूवीज में भी डायलॉग बोलते हैं। एग्जैक्टली उसी तरीके से ये एंजाइम जो है ये बहुत स्पेसिफिकली काम करते हैं। आपने कभी सोचा है कि जब आप प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं तो आपको प्रोटीएज चाहिए, आप कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम कर रहे हैं तो आपको कार्बोहाइड्रेजेस चाहिए, न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करना न्यूक्लियेजेस चाहिए। एग्जैक्टली उसी तरीके से हर एक सबस्ट्रेट के लिए, सपोज कीजिए ये सबस्ट्रेट, आपने जो प्रोटीन खाया, आपने प्रोटीन एक दूध में घोल के पी लिया, ठीक है, तो प्रोटीन जो आपने दे दिया अपनी बॉडी को वो सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट मतलब जिस पे काम करना है, कौन काम करेगा? तो एंजाइम करेगा। एंजाइम नहीं करेगा तो जो डाइजेशन 1 घंटे में होना चाहिए हो सकता है वो 10 घंटे में हो ही नहीं, है ना। तो ये ताला या लॉक जो यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, तो ये लॉक जो है यहाँ पे एंजाइम है।
तो अब यहाँ पे समझना ये है कि सबस्ट्रेट की जगह पे की को माना जाता है और लॉक की जगह पे एंजाइम को माना जाता है। और जैसे कैसे हर एक ताले की एक चाबी होती है, एग्जैक्टली उसी तरीके से एक्टिव साइट जो है, जैसे यहाँ पे नॉच है ना, इस नॉच में एक जो दरार सी जो होती है जिसमें चाबी आप डालते हैं, ठीक है, एग्जैक्टली उसी तरीके से हर एक एंजाइम का एक एक्टिव साइट होता है। यही बात बोली जा रही, मैंने आपको बोला था ना, एक इमेज देखेंगे सारी स्टोरी फिनिश, कुछ नहीं। तो लॉक एंड की रिलेशनशिप बोला जाता है इसको, ठीक है। फिर ये जो चाबी की जगह पे जो सबस्ट्रेट है ये जाके बैठता है, इस जो फेलिसिस यहाँ पे फॉर्म है इसके अंदर। जब ये जाएगा तो ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाने का काम करता है, ठीक है। यहाँ पे लॉक एंड की कॉम्प्लेक्स जो दिखाया जा रहा है, और इस तरीके से ये क्या करता है, अपने एक्शन को परफॉर्म करने का काम करता है। अब आपको ये स्टेटमेंट समझ आएगा। एन एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज, अच्छा हाँ, इसके आगे वन सच पॉकेट इज द एक्टिव साइट। एंजाइम के पास एक पॉकेट, मतलब जैसे था ना वहां पे दरार सी थी, उसको एक्टिव साइट कहते हैं। एक्टिव साइट क्या है? एक्टिव साइट जो है एक क्रेविस और पॉकेट है, दरार जैसी होती है ना। दस एंजाइम्स थ्रू देयर एक्टिव साइट कैटलाइज रिएक्शंस एट अ हाई रेट। एंजाइम कैटलिस्ट डिफर फ्रॉम इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट इन मेनी वेज। ये अलग होते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। अगर आप टेम्परेचर कम ज़्यादा कीजिएगा तो टूट जाता है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन का बना है, और प्रोटीन का बना है तो अमीनो एसिड का चेन होगा, अमीनो एसिड का चेन होगा तो पेप्टाइड बॉन्ड होगा, पेप्टाइड बॉन्ड होगा तो टूटेगा, है ना। इसकी वजह से कॉम्प्लिकेटेड होता है। साफ साफ लिखा हुआ है इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होगा तो हाई टेम्परेचर पे भी बहुत अच्छा काम करता है। और नहीं तो अगर आप इसको एंजाइम वाले की बात कीजिए तो 40 डिग्री से ऊपर दीजिएगा, ये टूट जाएगा, ठीक है। बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह हैं जो आपको मैंने पढ़ाया था, जैसे आर्की बैक्टीरिया वगैरह है, वो हॉट थर्मल वेंट्स में भी इजीली क्या करते हैं, काम करते रहते हैं, ठीक है। तो रीज़न ये है कि उनकी बॉडी के बाहर वैसा कैप्सूल अवेलेबल है, और बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर 80 टू 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी इजीली वो खुद को वहाँ पे सर्वाइव करा सकते हैं। तो वो कैसे होते हैं? थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिसको आपने पढ़ा था ना, मैम थर्मो एसिड। थर्मोएसिडोफिल। हाँ, वेरी गुड। थर्मो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपने पढ़ा था थर्मोएसिडोफिल, ठीक है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स या रिलेशनशिप में कोई दिक्कत किसी को? मैम कैन क्लियर वी है? से सबस्ट्रेट एज रिएक्टेंट ऑफ द फिर से रिएक्शन? बोलिए। मैम कैन वी से substrate as a reactant of the chemical equation? फिर से एक बार बोल दीजिए, सप्तर्षि क्या बोल रही है ये, मुझे तो आवाज इसकी बिल्कुल भी नहीं आती। मैम ये मेरा भी क्वेश्चन था कि मैम सबस्ट्रेट को क्या मैम रिएक्टेंट बोला जा सकता है इस इक्वेशन में? मैम यही प्रतिमा बिल्कुल पूछ बोल रही सकते, थी। क्यों नहीं बोल सकते। केमिस्ट्री का जो आप रिएक्शन कराते हैं तो वहां पे जिसके बीच में आप क्या कीजिएगा, रिएक्शन कराइएगा, क्यों नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है ना। और मैम एक और डाउट था मैम, हाँ, बोलिए। एंजाइम को क्या मैम एग्जैक्टली वही शेप का होना होगा मैम? एक एक मतलब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को मैम फॉर्म करने के लिए। जैसे तभी तो मैंने ये एग्जांपल दिया आपको ना, लॉक एंड की का। जैसे हर एक ताले की अलग अलग चाबी होती है, आप मकान के बाहर अपना लॉक लगा के जा रहे हैं तो आपका पड़ोसी नहीं खोल सकता उसको। एग्जैक्टली उसी तरीके से जो एंजाइम है, ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे सपोज कीजिए आपका माउथ है, आपके माउथ में जो सलाइवा है वहां सलीवरी एमाइलेज ही काम करेगा, वहां आप प्रोटीन्स को नहीं काम करा सकते। आपका जैसे सपोज कीजिए स्टमक है, एसिडिक पीएच में वहां पे ट्रिप्सिन काम करेगा, वहां आप ट्रिप्सिन को काम नहीं करा सकते। ट्रिप्सिन है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, अल्कलाइन पीएच में काम करेगा। तो सब जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, सबका एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट है, और खुद वो लॉक के फॉर्म में क्या है, सब स्पेसिफिक है। बस इतनी सी बात रखिए दिमाग में। अब चले आगे। यस मैम। चलिए केमिकल रिएक्शंस पे चलते हैं। तभी तो इतने ज्यादा एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट जो है हमारी बॉडी में है, और आपको लगता होगा कि हमारा याद करते करते दिमाग खराब होता है, इसी वजह से। क्योंकि जितने तरह के सबस्ट्रेट होंगे ना, उसको उतने तरह का अपनी स्पेशलिटी के हिसाब से एंजाइम चाहिए। बस जैसे हर लॉक को अलग अलग की चाहिए ना, वैसे ही हर एक सबस्ट्रेट को अलग अलग क्या चाहिए, एंजाइम चाहिए अपना काम कराने के लिए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शंस पे आते हैं, ठीक है। ऐसे नॉर्मल सा यहाँ पे केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन का क्या मतलब है? केमिकल रिएक्शन का मतलब है कि आपने यहाँ पे क्या किया, किसी चीज के स्टेट में ऐसा चेंज कर दिया जिसको कि आप रिवर्स नहीं कर सकते,
ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। या ट्रांसफॉर्मेशन भी किसकी वजह से होगा, एक साइड के बॉन्ड्स अगर ब्रेक करेंगे तो दूसरे साइड बॉन्ड बनते भी तो हैं। जैसे यहाँ पे बेरियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें आप सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4 को ऐड कर रहे हैं, तो ये बेरियम सल्फेट में बन गया। तो यहाँ से जब SO4 इस H2 के साथ टूटा होगा तभी तो इस बेरियम के साथ जुड़ा होगा। बस इतनी सी बात याद रखिए। रिलीज ये तो क्या होगा डबल यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाँ, ये फिर यहाँ पे रिलीज क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल जो है स्प्लिट होके यहाँ पे बाहर निकल जाता है और फिर इसको यहाँ पे बैलेंस किया हुआ है। जब बैलेंसिंग करना स्टार्ट कीजिएगा तो यहाँ पे आपको H2O को मतलब 2 वाटर मॉलिक्यूल्स आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो एक केमिकल रिएक्शन आपको दिया जा रहा है कि ये एक इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। एग्जैक्टली उसी तरीके से अगर आप हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च करेंगे तो आपको वहाँ पे टूटने के बाद क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा, ठीक है। अब सवाल ये उठता है, सपोज कीजिए कि आपके घर में जो मेड आती है काम करने के लिए, ठीक है, 1 घंटा हो गया, आपने किचन में जाके देखा, आपने देखा अच्छा हमारे तो सिंक में एक भी बर्तन साफ ही नहीं है, तो आप क्या बोलिएगा, आप बोलिएगा अच्छा इसने तो कुछ काम ही नहीं किया। कैसे आपने पकड़ा कि काम नहीं किया, भाई एक भी बर्तन साफ नहीं है इसलिए काम नहीं किया उसने। एग्जैक्टली उसी तरीके से हम यहाँ पे किसी रिएक्शन के रेट को कैसे पकड़ते हैं, हम उसके रेट को, जैसे वहां पे आप वर्क डन देख के पकड़ रहे हैं ना, यहाँ पे हम कैसे पकड़ते हैं कि पर यूनिट टाइम में कितना अमाउंट प्रोडक्ट बना है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेट ऑफ केमिकल। चाहे तो आप फिजिकल और केमिकल रिएक्शन का या प्रोसेस का जो रेट है उसको आप कैसे डिसाइड यहाँ पे कीजिएगा, तो द रेट ऑफ, यहाँ पे एक लाइन लिख लीजिए, हालांकि आज तो हम लोगों के पास लिखने का भी टाइम नहीं है तो लास्ट ही लाइन ये लिखूंगी, इसके बाद तो मैं बस समझा के छोड़ दूंगी आपको, नोट्स बनाते रहिएगा। देखिए यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं रेट के बारे में, तो रेट ऑफ एनी फिजिकल और केमिकल रिएक्शन is the amount of product formed पर यूनिट टाइम। मतलब ऑब्वियस है, किसी भी चीज का रेट निकालते हैं, फिजिक्स में निकालिए, केमिस्ट्री में निकालिए, कैसे, हमेशा उसको पर यूनिट टाइम में निकाला जाता है। आपको जैसे निकालना है, पर मिनट, पर सेकेंड, पर आवर, ऐसे तो निकालते हैं ना। तो पर यूनिट टाइम में आपको उसको देखना है, वो उसका रेट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसको इस तरीके से हम लोग रेट इज इक्वल टू डेल पी बाई डेल टी, इससे हम लोग निकालते हैं, यानी कितना प्रोडक्ट बना है पर यूनिट टाइम में। तो पर यूनिट टाइम बोलने का मतलब यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए टाइम से, ठीक है। रेट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड वेलोसिटी इफ द डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड। Rates of physical and chemical processes are influenced by temperature among other factors। आपको ना एक ग्लास में पूरा मैं ऊपर तक भर के शुगर दे दूँ, चीनी दे दूँ, उसमें ऐसा चीनी भर दूँ कि आप एक चम्मच डालिए ना उसमें से सीधा खड़ा हो जाए, ठीक है। फिर मैं क्या करूँ, आपको बोलो इसको घोलो, आप बोलिएगा नहीं ये तो घुल ही नहीं रहा है। फिर आप क्या कीजिएगा, उसको ले जाके गैस बर्नर ऑन किया, उसके ऊपर रख दिया, तुरंत घुल जाएगा। तो टेम्परेचर भी अगर आप बढ़ाइएगा तो कई बार क्या होता है यहाँ पे कि उससे भी जो केमिकल रिएक्शन है उसका रेट जो है इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। अ जनरल रूल ऑफ थंब इज दैट रेट डबल्स और डिक्रीजेस। रेट को आप क्या कर सकते हैं, डबल और डिक्रीज कर सकते हैं। कैसे, तो आप ऐसे कर सकते हैं, फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज इन ईदर डायरेक्शन। आप जैसे जैसे 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाइएगा घटाइएगा, उससे क्या कर सकते हैं, आप उसके रेट को चेंज कर सकते हैं। कैटालाइज्ड रिएक्शंस प्रोसीड एट रेट्स वास्टली हायर देन दैट ऑफ अनकैटालाइज्ड वन। साधारण सी बात है, अगर आपको इस लाइन में डाउट है ऐसे समझिए। अगर आप एक जगह एंजाइम का यूज कर रहे हैं मतलब कैटालाइज्ड हो गया, तो कैटालाइज्ड वाला जो है उसका जो रेट है बनने का वो बहुत फास्ट है। सबसे अच्छा और बेस्ट आपने लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि आपके घरों में जो पीने वाला पानी है उसको आपको एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहिए। अगर आप एयर टाइट कंटेनर में नहीं रखिएगा, ऐसे खुला आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करा के कार्बोनिक एसिड बना देता है। सिंपल सी साधारण सी बात है, ठीक है।
अब होता ये है कि अगर आप इसमें किसी एंजाइम का इस्तेमाल ना कीजिए, अगर ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, भूल जाइए इसको। आप कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यहाँ पे अगर आप कंबाइन करने के लिए छोड़ देते हैं तो होगा ये कि 1 घंटे में 1 आवर में, इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, साफ साफ किताब में लिखा हुआ है, इसमें कहीं कोई छेड़छाड़ फेरबदल है ही नहीं। अगर आपने इस रिएक्शन में किसी भी एंजाइम का यूज नहीं किया, 1 आवर में 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2CO3 बनेंगे। लेकिन अगर आपने यहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेज का यूज कर दिया तो ऐसा ड्रास्टिक चेंज होगा कि 1 सेकेंड मैम में थोड़ा सा 6 जूम लाख। कर सकती हैं? एक मैम बुक है दिख ही आपके नहीं रहा पास, कुछ भी। बुक है आपके पास, बुक सामने रखा कीजिए, ठीक है, हालांकि मैं कर देती हूँ जूम, ये देखिए, आप लोग भी सामने रख लिया कीजिए, देखिए। यस मैम, अब दिख रहा है। अब दिख रहा है? यस मैम। चलिए देखिए, इसको भूल जाइए, आप अभी बैठे बैठे याद कर लीजिए। हम ये केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं, आपने पानी छोड़ दिया, नेचर में कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है, उसके साथ ये कंबाइन करेगा, कार्बोनिक एसिड बनाएगा। अभी आप भूल जाइए, अभी आपने इसमें कार्बोनिक एनहाइड्रेज का यूज नहीं किया है, एज लगा है, मतलब ये एंजाइम है। तब ये 1 आवर में 200 मॉलिक्यूल्स बनाएगा, तब ये 1 आवर में 200 मॉलिक्यूल्स बनाएगा H2CO3 के, कार्बोनिक एसिड के। अब आप यहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेज डाल दीजिए, यानी इन द एब्सेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोनिक एसिड आर फॉर्म्ड इन 1 आवर, ठीक है। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेज का यूज कर रहे हैं, देन 6 lakhs molecules will be formed in only 1 second। 1 सेकेंड में, कहाँ ये क्या था, 1 आवर था, कहाँ 1 सेकेंड है, आपको गैप समझ आ रहा है, फर्क? मतलब इसको जो कहते हैं ना भाई, रॉकेट की स्पीड से उसको फास्ट करेगा, यही बोला जा सकता है इसको, ठीक है। तो यानी कि इसने कितना गुना ज्यादा इसके स्पीड को इंक्रीज करा है, तो 10 मिलियन टाइम्स। याद हो गया क्या बोला मैंने? इसने इसके स्पीड को कितना बढ़ाया है, 10 मिलियन टाइम्स जो है बढ़ाने का काम किया है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे क्या है, जो मैं बार बार अभी रिपीट कर रही हूँ आपको, एक आप यहाँ पे एक इमेज देखिए, आपको समझ आ जा रही थी, ठीक है। ये देखिए, ग्लाइकोलिसिस, हालांकि पढ़ना आपको फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में, बट कुछ तो काम आसान हो ही जाएगा। सपोज कीजिए मैं यहाँ पे एक साधारण सा कोई सा भी इमेज लेता हूँ, ये जैसे सबसे छोटा सा मुझे दिख रहा है, रजिस्टर लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए ये है, ठीक है, आया या नहीं आया? ये आ नहीं रहा है, देखिए, दूसरा ट्राई कर लेते हैं। देखिए ये क्या है, यहाँ पे आपको इसको देख के घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको यहाँ पे कोई हेरेस करने के लिए नहीं लगा रखा है। आपको ये दिख रहा है कि 10 स्टेप का रिएक्शन है, इधर इस साइड करते हैं तो और अच्छे से ये दिख रहा है आपको कि ये 10 स्टेप्स का रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है ना, तो एक्चुअल में क्या है, ये शुरू कहाँ से हो रहा है, ये जो 10 स्टेप का रिएक्शन आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये शुरू हो रहा है ग्लूकोज से। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ग्लूकोज से। और ग्लूकोज से स्टार्ट होने के बाद अगर मैं आपसे पूछूं, दो ही चीज से मतलब ये है यहाँ पे, कहाँ से स्टार्ट हुआ है और क्या बन रहा है ना। तो ये देखिए, तो अगर आप इसको कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ग्लूकोज से स्टार्ट कर रहे हैं,
आपको ग्लूकोज को तोड़ना है, दो, देखिए पायरुवेट के ब्रैकेट में 2 लिखा है, 2 पायरुविक एसिड में तोड़ना है। ये देखिए वहां पे, यहाँ पे सेम लिखा है, अब देखिए मैच कीजिए इसको। एक ग्लूकोज है, एरो डाल के 2 पायरुविक एसिड, मतलब 10 स्टेप के रिएक्शन को इतना शॉर्टकट मारा इसने। अब समझ आया आपको? समझ आ रहा है? रिप्लाई Yes, करेंगे उधर से? मैम हाँ बोलिए। मैम यस ये मैम 10 स्टेप्स याद रखने होंगे? ये मैं आपको याद कराऊंगी, बिल्कुल प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ना है आपको। एक ग्लूकोज को इतने सारे रिएक्शंस के द्वारा हम तोड़ेंगे और हम 2 पायरुविक एसिड बनाएंगे। बिल्कुल आप ही के सिलेबस का है, फोटोसिंथेसिस वाला जो चैप्टर है उसमें निकाल के देखिए, आपको मिल जाएगा। इसको ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ओके मैम। मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन व्हेन ईच ऑफ द स्टेप्स इज कैटलाइज्ड बाय द सेम एंजाइम कॉम्प्लेक्स और डिफरेंट एंजाइम। तो एक ग्लूकोज को हम 2 पायरुविक एसिड में तोड़ेंगे। तो जब हम एक ग्लूकोज को 2 पायरुविक एसिड में तोड़ेंगे, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ग्लूकोज इज C6H12O6। ये रहा आपका ग्लूकोज इज C6H12O6। ठीक है, फिर आप क्या कीजिएगा, इसको तोड़िएगा तो ये रहा पायरुविक एसिड जो है बनेगा। ठीक है, तो यहाँ जो पायरुविक एसिड बन रहा है, यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ चैप्टर 14 में, आप इसको देखिएगा। ठीक है, इसकी कोई टेंशन नहीं है। सवाल क्या उठता है यहाँ पे, किस चीज का क्यों पढ़ाया जा रहा है ना? आपके दिमाग में क्वेश्चन है, भाई पढ़ाया इसलिए जा रहा है कि ये रिएक्शन जो है इसको आप नहीं अज्यूम कर सकते, इमेजिन नहीं कर सकते इन द एब्सेंस ऑफ ऑल दिस एंजाइम्स। ये जो पूरा का पूरा आपका केमिकल रिएक्शन 10 स्टेप का, ये फेल हो जाएगा। यहाँ पे पायरुविक एसिड जो है आप नहीं बना सकते। ठीक है, यही चीज यहाँ पे बोली जा रही है। और जब हम अपने स्केलेटल मसल में बात करते हैं, तो जैसे कैसे आप बहुत ज्यादा दौड़ लेते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं, बहुत ज्यादा सीढ़ी चढ़ना उतरना आपने कर लिया, तो आपने नोटिस करा होगा कि आपके पैर में नीचे की तरफ ना वो टाइट हो जाता है, वहाँ पे हार्ड हो जाता है, होता है ना? तो आपने बोलते हुए सुना होगा वहाँ पे लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है। तो मैम क्रैम्प। ये क्या? बंद हाँ, कर। लैक्टिक एसिड जो है वहाँ पे फॉर्म हो जाता है, उसकी वजह से होता है। अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है इन यीस्ट ड्यूरिंग मैम फर्मेंटेशन ड्यू द टू थिंग। लैक ऑफ ऑक्सीजन। हाँ, एनारोबिक कंडीशन में होता है। ठीक है, देन यहाँ पे यीस्ट के केस में जब हम लोग बात करते हैं, तो फर्मेंटेशन कराने का काम करता है, जो कि इथाइल अल्कोहल बनाएगा। ठीक है, तो सारे जो यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहे हैं, सब डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बनाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे पैरा आपके पास है 9.12.2। ठीक है, हाउ डू एंजाइम्स ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट्स ऑफ केमिकल कन्वर्जन। तो इसको जब हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले ग्राफ ही समझ लीजिए, उसकी सारी कहानी खुद ही क्लियर हो जाएगी आपको, है ना? देखिए, इसको ऐसे समझते हैं, ग्राफ आप जब कभी बनाते हैं किसी चीज का, तो ग्राफ बनाने में एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है। अब जैसे सपोज कीजिए इस ग्राफ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि दोनों में से पीक जो है वो ज्यादा किसका है, तो आप बोलिएगा इसका है। कम पीक किसका है, तो इसका है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें ज्यादा एनर्जी खर्च हुआ, जो मैंने ये ब्लू लाइन अभी खींची है, या फिर ये रेड वाले में ज्यादा एनर्जी खर्च हुई है, ये देखिए, या फिर इस रेड वाले में ज्यादा एनर्जी खर्च हुई है, क्या बोलिएगा आप? क्या बोलिएगा? ज्यादा एनर्जी आपने किस में खर्च किया है, रेड वाले में या ब्लू वाले में? मैम ब्लू वाला में। मैम ब्लू वाले में। यस, हमने इसमें क्या किया है, ज्यादा एनर्जी खर्च किया है। ठीक है, तो एक्चुअल में एक बहुत साधारण सी बात है। मैम उसमें पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। हाँ, यहाँ पे क्योंकि हम यहाँ एंजाइम का इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना अच्छा एग्जाम्पल आपने कार्बोनिक एनहाइड्रेस का देखा है ना? और यहाँ पे विदाउट एंजाइम जो है, तो इसको एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। तो जब आप देख रहे हैं बिना एंजाइम के, तो आपको एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा यहाँ पे लगानी पड़ रही है। तो वही चीज फिर से वापस वही, एक्टिव साइट कहाँ प्रेजेंट था, एंजाइम में था। ठीक है, और आपको किसको प्रोडक्ट में बनाना था, तो आपको सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बनाना था। यहाँ पे आपको सिखा रहा है कि जिसको यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं उसको हम सबस्ट्रेट बोलते हैं। तो ये देखिए आपका सबस्ट्रेट है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो जब ये सबस्ट्रेट कहाँ जाके, सबस्ट्रेट चाबी थी, याद है ना? कहाँ फिट हुआ था जाके, ताले में। ताला कौन था, एंजाइम था। बस ऐसे सिंपली याद रखिए। ठीक है, ये उसमें जाके क्या हुआ था, फिट हुआ था।
तो जब ये बनता है तो उसको हम लोग ईएस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बोला था ना हमने, ठीक है। अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो है ये ट्रांजिएंट फेनोमेना है। पता है ट्रांजिएंट फेनोमेना क्यों बोला जा रहा है? जैसे आप एक कैंडल से दूसरा कैंडल जलाते हैं, ठीक है, एक कैंडल से जब आप दूसरा कैंडल जलाते हैं तो फर्स्ट वाले कैंडल की लाइट को कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जैक्टली उसी तरीके से एंजाइम्स जो हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में वो अनयूज्ड होते हैं, उसका कोई यूज नहीं होता है, वो अपना रिएक्शन कराता है, निकलता बनता है वहां से, ठीक है। तो तभी यहाँ पे लिखा है ट्रांजिएंट फिनोमेना। और जहाँ पे क्या होगा, एंजाइम की एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट जो है जाके क्या करता है वहाँ पे बाइंड कर जाता है, ठीक है। और फिर क्या होगा, वेरी सून आफ्टर द एक्सपेक्टेड बॉन्ड ब्रेकिंग और मेकिंग, जो होना है होगा, द प्रोडक्ट इज रिलीज फ्रॉम द एक्टिव साइट, वहां से प्रोडक्ट बन के निकल जाता है। इन अदर वर्ड्स, द स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट। The pathway of this transformation must go through so-called transition state structure. तो ये ट्रांजिशन स्टेट जो आपको यहाँ पे बता रहा है, ट्रांजिशन का मतलब आप समझ ही रहे हैं, एक फॉर्म में था और वो क्या हुआ, वहां पे दूसरे फॉर्म में अपने आप को उसने कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। देन है द पाथवे ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन मस्ट गो थ्रू सो कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पे जैसे क्या देखिए, आपको यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, ये देखिए, ये ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे शो किया जा रहा है, ये रहा, ये देखिए ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। मतलब जितना आपने क्या किया यहाँ पे, एनर्जी जो पीक जो आपने लगाया है, तुरंत वो मैक्सिमम पे जब पहुंचेगा तो तुरंत वहां पे जाके ट्रांसफॉर्म करके अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा। देयर कुड बी मेनी मोर ऑल्टर्ड स्ट्रक्चरल स्टेट्स बिटवीन द स्टेबल सबस्ट्रेट एंड द प्रोडक्ट। Implicit in this statement is the fact that all other intermediate structure states are unstable. Stability is something related to energy status of the molecule or the structure. Hence, when we look at this pictorially through a graph, it looks like something as in figure 9.6. ठीक है, the y-axis represents the potential energy. यहाँ पे y-axis ये रहा जो आपका पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ पे दिखाने का काम कर रहा है, और एक्स एक्सिस के बारे में जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो ये प्रोग्रेशन बता रहा है ट्रांसफॉर्मेशन का कि कैसे यहाँ पे, तभी तो यहाँ पे जाके ये फाइनल प्रोडक्ट बना है। इसी को तो अगर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज हो, ये ट्रांसफॉर्मेशन 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 क्या बोल रहा है, कुछ नहीं है। एंजाइम का रूप रेखा स्ट्रक्चर सब कुछ बदल के आप दूसरे फॉर्म में उसको कर रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, इसको हम ट्रांजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांजिशन कहते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया इसका, ठीक है। You would notice two things: the energy level difference between S and P, वो तो है ही है। If P is at a lower level than S, the reaction is an exothermic reaction. वो कैसा हो गया फिर? exothermic reaction हो गया। One need not supply energy by heating it order to form the product. However, whether it is an exothermic or spontaneous reaction or an endothermic or energy, आपको केमिस्ट्री में बार बार पढ़ाया गया है, आपको पता है कि एंडोथर्मिक का क्या मतलब है, एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस। एंडो मतलब होता है ना अंदर, तो एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस, और एक्सोथर्मिक का मतलब एनर्जी खुद ही लिबरेट करने वाला प्रोसेस, ठीक है। द एस हैज टू गो थ्रू अ मच हायर एनर्जी स्टेट और ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम देखते हैं तो द डिफरेंस इज average energy content of S from that of this transition state is called activation energy। मतलब कितनी एनर्जी को खपत करके खर्च करके आपने प्रोडक्ट बनाया है, उसको हम इसका एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कब हाई होगा, बिना एंजाइम के या विदाउट एंजाइम के? एक ही बात हो गया, मैंने एक ही इंग्लिश हिंदी में बोल दिया, मतलब विद एंजाइम और विदाउट एंजाइम। तो विद एंजाइम जो है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी कम लगी, और विदाउट एंजाइम जो है आपको इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, जो मैंने यहाँ पे ब्लू लाइन आपको बताया है, तो वही चीज आपको यहाँ पे समझाई जा रही है, ठीक है। एंजाइम्स इवेंचुअली ब्रिंग डाउन दिस एनर्जी बैरियर, क्योंकि रिएक्शन का स्पीड बहुत स्लो है इसलिए। हाँ हाँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अच्छा, ई क्या है? एंजाइम है। एंजाइम के साथ क्या जोड़िएगा? सबस्ट्रेट जोड़िएगा। क्या बनेगा? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को ईएस बोलते हैं। क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। मैंने क्या बोला था? एंजाइम भाग जाएगा यहाँ से, एंजाइम बोलेगा बस मैंने तुम्हारा काम कर लिया, अब मैं निकलता हूँ। देखिए ई प्लस पी अलग अलग हो गया ना। हाँ फिर से बोलिए। एंजाइम खुद पार्टिसिपेट नहीं करता। पार्टिसिपेट करेगा जरूर, बट करने के बाद फिर वो वहां से फाइनल जब प्रोडक्ट बनता है ना, वो वहां से
रिलीज हो मतलब जाता है, अगेन फ्री हो हो जाता है। हाँ फ्री हो जाएगा, बस इतना याद रखिए। जब कभी आपको स्टेटमेंट लिखना हो तो हमेशा लिखिएगा एंजाइम्स आर ऑलवेज अनयूज्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन। तो अपना वो स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन करेगा और करने के बाद क्या होगा, फिर वहां से बोलेगा भाई मैं चलता हूँ, अब दूसरा मुझे और भी काम है ना, फिर वहां से वो क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। अब एक चीज देखिए, ये ना एक बहुत आसान सा टॉपिक है, इसके ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी, जिसके बारे में अभी आप बात करें या समझें, एक इजी सा टॉपिक है, ठीक है। चलिए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। आपने अभी जो जो पॉइंट सीखा है ना, उसको हम स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं। पहली बात तो ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि क्या ये आपको याद है, मैंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर का रूल सिखाया था, आपको याद है सबको? यस मैम। कैसे सिखाया था मैंने आपको ऐसे सिखाया था कि पहले मैंने आपको क्या किया, एक साइंटिफिक नेम लिख दिया, उसी से मैंने आपको रूल लिखना सिखाया था, याद है? तो वहां से अब एक्सप्लेन की। बस हाँ, उसी को देखिए, ठीक उसी तरीके से अब इसको देखिए। वो एंजाइम और सबस्ट्रेट का लॉक एंड की वाला जो डायग्राम है अपने दिमाग में प्रिंट कर लीजिए। अब देखिए, सबसे पहले सबस्ट्रेट जो है एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ बाइंड करता है और इसके एक्टिव साइट में फिट कर जाता है। कोई दिक्कत है? नो मैम। At first, substrate binds to the active site of enzyme. खत्म। दूसरा, the binding of substrate includes the enzyme to alter। अगर मान लीजिए कि कोई दिक्कत है, फिट नहीं हो पा रहा, कोई प्रॉब्लम है, एंजाइम बेचारा थोड़ा बहुत फिट होके ऑल्टर होके, कैसे आप नए नए शूज पहनते हैं तो आपको काटता है पैर में या दिक्कत होती है पहनने में, धीरे धीरे वो आपके पैर के अकॉर्डिंग, आपका पैर थोड़ी एडजस्ट होता है उसके अकॉर्डिंग, वो आपके पैर के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाता है, होता है ना, जो कहते हैं बाद में ठीक हो जाएगा। तो ये थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं रूप ही बदल लेगा अपना, थोड़ा सा अपने शेप को अल्टर करता है और ये वापस टाइटली क्या होते हैं, फिट हो जाते हैं, ठीक है। देन क्या है, एंजाइम का जो एक्टिव साइट होता है, ठीक है, जिसमें आके कौन फिट होगा, वहां पे जो सबस्ट्रेट है वो जाके फिट हो जाता है। और कैसे फिट होगा, बॉन्ड बनाता है, क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। बॉन्ड बनाने के बाद फिर क्या करेगा, फिर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अब देखिए लिखा हुआ है लास्ट में, द एंजाइम रिलीजेज, आ गया, यही मैं रिपीट कर रही हूँ सबसे, the product of the reaction and the free enzyme is ready to bind to another molecule of the substrate and run through the catalytic cycle once again। वापस ये, तो ये चारों के चारों स्टेटमेंट है ना, कुछ है नहीं, ये बनाया गया है, जो आपके पास कॉन्सेप्ट है उसी को वापस यहाँ पे रिपीट करके लिखा गया है। अब देखिए एक बहुत ही साधारण सा और आसान सा हमारे पास टॉपिक है, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। आखिर वैसे कौन कौन से बाहरी फैक्टर हैं जो हमारे एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करने का काम करते हैं? सबसे पहले टेम्परेचर। आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर आप 37 डिग्री से ऊपर कीजिएगा तो आपके माउथ में बैठा हुआ नॉर्मली सा सलाइवरी एमाइलेज काम नहीं करेगा। अगर आप टेम्परेचर बहुत कम कर दीजिए, 37 डिग्री सेंटीग्रेड से कम कर दीजिए, तब भी काम नहीं करेगा। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या निकला कि एंजाइम जो है अपना मैक्सिमम जो पोटेंशियल है, हाईएस्ट एक्टिविटी जो है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे शो करता है। समझ आया? एक छोटा सा एग्जांपल मैंने सलीवरी एमाइलेज का दिया। आप में से हर बच्चे को पता है कि आपका बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसलिए मैंने 0 लेवल का एग्जांपल दिया आपको। और पीएच की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि आपके गट के अंदर जो स्टमक है उसका पीएच 1.8 है, दैट इज हाईली एसिडिक, और उस पीएच में रह के पेप्सिन काम करता है। अगर आप वहाँ अल्कलाइन पीएच डाल दीजिएगा तो वो काम नहीं करेगा। तो इसका मतलब है, ये देखिए पीएच जो है, तो इसको क्या चाहिए, पीएच में एंजाइम की जब ऑप्टिमम पीएच दीजिएगा तब इसकी एक्टिविटी हाईएस्ट है, इसको ऑप्टिमम टेम्परेचर दीजिएगा तब इसकी एक्टिविटी जो है वो हाईएस्ट है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है। और यहाँ पे वेलोसिटी की फॉर्म में अगर हम बात करें रिएक्शन के, तो जहाँ पे ये मैक्सिमम हो रहा है, जहाँ पे क्या हो रहा है, ये मैक्सिमम हो रहा है, उसको हम लोग वी मैक्स से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि उसको वहाँ मैम पे उससे ऑप्टिमम ज्यादा अगर टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ा देंगे तब भी वो तब भी उसका डिनेचर्ड हो एक्टिव। जाएगा, तब भी डिनेचर्ड हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर। और प्रोटीन किसका बना होता है, तो प्रोटीन मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन, और पॉलीपेप्टाइड चेन का मतलब वहां पे कौन सा बॉन्ड होगा, पेप्टाइड बॉन्ड होगा, है ना। आगे देखिए नेक्स्ट जो है यहाँ पे,
ये लास्ट 2 पेजेस हैं बस, बट बहुत ज़्यादा इसमें टर्मिनोलॉजी है, हाँ, थोड़ा ध्यान मतलब वो दीजिएगा। ऑप्टिमम टेम्परेचर तक ही काम करेगा, उससे ज्यादा पे नहीं यस, काम करेगा, उससे नहीं, ज्यादा ज़्यादा कम पे पे। भी नहीं, कम पे भी नहीं, ठीक है? ज़्यादा पे भी नहीं करेगा, कम पे भी नहीं करेगा, है ना? इसको जितना 37 डिग्री सेंटीग्रेड, अब जैसे आपका स्टमक है, ठीक है? तो आप उसको 1.8 पीएच दीजिए तो ठीक है, नहीं दीजिए नहीं काम करेगा, वो बोलेगा मैं नहीं काम कर रहा, क्या कीजिएगा, समझे? तो ज़्यादा दीजिएगा तब भी काम नहीं करेगा, कम दीजिएगा तब भी काम नहीं करेगा। सिर्फ जो मैक्सिमम यहाँ पे है ना, मैक्सिमम वेलोसिटी, ये हमेशा आपको कब देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग वी मैक्स से डिनोट कर रहे हैं। देखिए लिख रहा है यहाँ पे, विच इज नॉट एक्सीडेड बाय एनी फर्दर राइज इन कंसंट्रेशन, लिख दिया। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बहुत ज्यादा बढ़ा दीजिए, ठीक है, तब भी काम नहीं करेगा। और अब आप क्या कीजिए, सबस्ट्रेट को क्या कीजिए, बहुत कम कर दीजिए वहां पे, तभी ये क्या करेगा, वहां पे काम नहीं करेगा। देयर आर नो फ्री एंजाइम्स मॉलिक्यूल्स टू बाइंड विद द एडिशनल सबस्ट्रेट। अब आपको एक बड़ा सा फील्ड है, आपने उसको एक मतलब उसको साफ करने के लिए एक बंदे को लगा रखा, बेचारा करेगा अपना 1 साल में, जब उसको मन करेगा। मान लीजिए कोई एक जिसमें क्रिकेट मैच होता है, उस स्टेडियम में आपने क्या किया, एक बंदे को लगा रखा है काम करने के लिए, बेचारा करेगा अपना 1 साल में। उस पर्सन को समझ लीजिए कि एंजाइम है, और उस पूरे ग्राउंड को समझ लीजिए कि सबस्ट्रेट है, कैसे काम करेगा, सवाल ही नहीं उठता है ना? तो सबस्ट्रेट का सैचुरेशन बढ़ा दीजिएगा तो तब भी नहीं होगा, ठीक है? यहाँ पे एक बहुत अच्छा फेनोमेना है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बोला जाता है, इसको समझिएगा बहुत ध्यान से। मान लीजिए आपका कल एग्जाम है, ठीक है, आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम में बैठना है। आपकी शक्ल के मिलते जुलते एक ऐसे बंदे को एग्जाम में बिठा दिया जाए जिसको कुछ नहीं आता, लिखना ही नहीं आता, या मान लीजिए वो तमिल लिखता है, मतलब उसको हिंदी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, कुछ नहीं आता, और उसको आपका क्वेश्चन पेपर जो इंग्लिश में लिखा है वो भी समझ नहीं आ रहा, क्या होगा फिर आपका, बताइए? मतलब एग्जामिनर देख रहे हैं, बोले वाह ये बच्चे की शक्ल तो मैच कर रही है एडमिट कार्ड पे, यही बच्चा है, जाओ बैठ जाओ वहां जाके। आप तो फेल कीजिएगा नहीं कीजिएगा, बताइए? ये सर नो, समझे क्या बोला मैंने? एक छोटा सा एग्जांपल दिया मैंने आपको। कभी कभी क्या होता है कि जो एक्टिविटी ऑफ एंजाइम जो है, कुछ ऐसे केमिकल्स की वजह से रुक जाती है, जो कि जिसकी शक्ल मिल रही थी किससे, उस एंजाइम के सबस्ट्रेट से, वो जाके खुद ही बॉन्ड करके बैठ गया, मतलब उसके साथ चिपक के बैठ गया, ठीक है? एक्टिविटी ऑफ एंजाइम जो है वो बंद हो गई, ब्लॉक हो गया, तो इसको कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहते हैं। तो वो बंदा जिसको आपके बदले एग्जाम में बिठाया गया, वो तो इनहिबिटर हो गया आपका ना, आपके हाथ पैर बांध के रख दिए किसी ने, आपकी जगह पे एक बिल्कुल ही 0 लेवल के बच्चे को बिठा दिया वहां पे, तो वो तो इनहिबिटर हो गया आपके रिजल्ट के लिए। एग्जैक्टली उसी तरीके से ऐसा क्यों हो रहा है, वहां पे आपका फेस मैच कर रहा था, क्लोज स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी, तभी मैंने ऐसा एग्जांपल दिया आपको, विद द सबस्ट्रेट। द इनहिबिटर completes with the substrate for the substrate binding site of the enzyme. Consequently, the substrate can't bind, and as a result the enzyme action declines. As for example, इनहिबिशन ऑफ सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज, इसका मैं रोल आपको बताऊंगी प्लांट फिजियोलॉजी में। तो सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज से शक्ल मिलती है मेलोनेट की, तो मेलोनेट जो है जब उसकी जगह पे जाके बैठ जाता है तो उसके स्ट्रक्चर, उसके काम को बंद कर देता है। इसको हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहते हैं। समझ आया सबको? यस मैम। समझ आया? चलिए Yes, ठीक ma'am. है। लास्ट देखिए यहाँ पे पैरा है, लास्ट तो कहने का है, बहुत सारी चीजें अभी भी बाकी है, बहुत मतलब समझिए अगर तो आसान सा है, नहीं समझिए तो खैर सब कुछ ही टफ है दुनिया में। देखते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये पता है क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स है, और क्लासिफिकेशन में ही नोमेनक्लेचर छुपा हुआ है। बच्चे कहते हैं मैम क्लासिफिकेशन है तो फिर नोमेनक्लेचर अलग से क्यों लिखा है? जैसा काम है ना, उसका काम को देख के हमने क्या किया, उसका नाम रख दिया। जैसे होता है ना, किसी बच्चे का जन्म जो है जन्माष्टमी के दिन हो जाता है तो मदर फादर उसका नाम कृष्णा रख देते हैं। किसी लड़की का जन्म दशहरे के दिन हो गया तो प्रियंका रख दिया, ईशा रख दिया, जिसका मतलब दुर्गा होता है, ठीक है? एग्जैक्टली उसी तरीके से जैसा काम होता है ना, तो काम को देख के उसके हिसाब से हम इस एंजाइम का नाम रख देंगे। तो इसमें नोमेनक्लेचर जो है छिपा हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे एंजाइम्स की जो है बेसिक, यहाँ पे 6 क्लासेस जो है आपको कैटेगराइज करके बताई जा रही हैं, ठीक है?
और यहाँ पे जैसे देखिए हम यहाँ पे पहले ऑक्सीडो रिडक्टेजेस के बारे में या डिहाइड्रोजिनेजेस के बारे में बात करें, बहुत आसान है। ये सबस्ट्रेट है, ये दूसरा सबस्ट्रेट है, यानी एक एस है एक एस डैश है। तो जब केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होता है तो जो एस पहले रिड्यूस्ड था ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया और जो एस डैश पहले ऑक्सीडाइज्ड था रिड्यूस हो गया। ऐसा काम अगर कोई एंजाइम कराए तो कहते हैं इसका नाम हम ऑक्सीडो रिडक्टेजेस बोलेंगे या ऑक्सीडो रिडक्टेजेस की कैटेगरी में आता है। दूसरा ट्रांसफरेजेस है। अब ट्रांसफरेजेस का मतलब आपको समझ आ रहा है, यहाँ पे ट्रांसफर होगा, यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसफर होगा, किसी चीज के बदले में कुछ आएगा। यहाँ पे देखिए S माइनस जी प्लस एस डैश है, तो यहाँ पे S प्लस एस डैश हो जाएगा, ये देखिए माइनस जी जो है यहाँ पे बाहर चला गया, तो ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे। तो ऐसा कराने का जो काम करता है उसको हम ट्रांसफरेजेस कहते हैं। हाइड्रोलेजेस बहुत आसान है। हाइड्रोलिसिस मतलब समझते हैं ना, टूटा और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होगा, वहां से हाइड्रोलिसिस ऑफ क्या निकल सकता है, उसमें से एस्टर तोड़िए, ईथर को तोड़िए, पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़िए, ग्लाइकोसिडिक है, कार्बन कार्बन बॉन्ड है, सी हैलाइड है, पीएन बॉन्ड है, तो इन सबको आप क्या कीजिए, तोड़िए। तो इसको कराने का काम जो एंजाइम करते हैं उसको हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे लाइएजेस हैं, क्या है, लाइएजेस हैं। लाइगेजेस बोलने का साफ मतलब ये है यहाँ पे कि इसके केस में क्या है कि एंजाइम जो है दैट कैटालाइज रिमूवल ऑफ ग्रुप्स फ्रॉम सबस्ट्रेट्स बाय मैकेनिज्म्स अदर देन हाइड्रोलिसिस लीविंग डबल बॉन्ड। यहाँ से एक्स वाई को हटाया तो जाएगा, लेकिन सी और सी के ऊपर आपने प्रेशर डाल दिया, बोला भाई हम चलते हैं यहाँ से। एक्स वाई ने क्या बोला, सी को बोला देखो हम ना यहाँ से चलते हैं। अब जब चलते हैं तो क्या होगा, ये दोनों बेचारे डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा इनको, क्योंकि कार्बन टेट्रावैलेंट है। और एक्स माइनस वाई जो आपने यहाँ से बाहर ही कर दिया, तो आपने यहाँ पे क्या किया, रिमूवल किया है ना। तो ऐसा काम लाइएजेस करते हैं। कौन करते हैं, लाइएजेस करते हैं, ठीक है। देन आपके पास है यहाँ पे आइसोमरेजेस, सबसे आसान है। मैम ट्रांसफरेसेस एक बार और बता, फिर से बोलिए। मैम ट्रांसफरेसेस एक बार और बता दें। ट्रांसफरेजेस का मतलब है कि जैसे कैसे भी बेरियम सल्फेट वाला हमने एग्जांपल लिया था, है ना, इसको देखिए। तो जो पहले जहां पे था उसकी कंडीशन को क्या किया जा रहा है, बदल दिया जा रहा है, चेंज कर दिया जा रहा है, ट्रांसफर कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो वो कैटेगरी किसकी हो जाएगी, यहाँ पे ट्रांसफरेजेस की हो जाएगी। ये क्या है देखिए, इसी पे इसका एग्जांपल। अब यहाँ पे हाइड्रोक्साइड जो है, तो यहाँ पे H2O के फॉर्म में रिलीज हो गया, और जो H2SO4 था, तो SO4 यहाँ से हट के बेरियम के साथ जुड़ गया है। तो क्या है, ये ट्रांसफरेजेस है। क्या है, ये ट्रांसफर हो रहा है। ऐसे बहुत सारे केमिकल रिएक्शन जो आपने देखे होंगे। ओके मैम। हाँ, आगे देखिए। आइसोमेरेजेस का मतलब है कि एक आइसोमर को दूसरे फॉर्म में वो क्या करेगा, कन्वर्ट करने का काम करेगा। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आइसोमेरेजेस कहते हैं। इसके बाद का पेज था ये। कैसे आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं आप केमिस्ट्री में, तो आइसोमेरिज्म किसको बोलते हैं। अब जैसे मान लीजिए ग्लूकोज को फ्रक्टोज में बदलना है आपको, तो क्या हो गया, घटना को क्या बोलेंगे, आइसोमेरिज्म बोलेंगे, बोलेंगे ना। हाँ, तो वहां पे आप क्या कीजिएगा, बस थोड़ा सा स्ट्रक्चर बदल दीजिएगा, फॉर्मूला सेम होगा दोनों का। एग्जैक्टली वही यहाँ पे कह रहा है, इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल जियोमेट्रिक और पोजिशनल आइसोमर्स। ये सारे आइसोमर्स आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखे हैं, उनके फॉर्म को बदलने का काम करे तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, आइसोमेरेजेस बोलते हैं। देन देखिए यहाँ पे लाइगेजेस है। क्या है, लाइगेजेस है। लाइगेज के बारे में जब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो लाइगेजेस का मतलब है दो कंपाउंड को जोड़ने का काम करेगा। अगर कोई आपसे कल को जाके पूछता है व्हाट आर लाइगेजेस, डीएनए के टुकड़े टुकड़े कर दीजिए, सबको आपको जोड़ना है, क्या किससे जोड़िएगा, लाइगेज से जोड़िएगा। तो लाइगेजेस जो है ये लिंकिंग का काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक आपका 15 मिनट का और नेक्स्ट क्लास में करा के इस चैप्टर को वाइंड अप करूंगी। नेक्स्ट आपको कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है मुझे बता दीजिए। अगर आपको नहीं बताना तो मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए,
और अगर आपकी कुछ डिमांड है मैम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन तो मैम हो गया है। कंप्लीट हो गया। और एनिमल मैम किंगडम, प्लांट एनिमल शुरू किंगडम, कीजिएगा। एनिमल किंगडम। नो मैम प्लांट किंगडम। पहले प्लांट किंगडम करना है यस मैम एग्जाम में आएगा। और बाकी बच्चों को प्लांट किंगडम, एनिमल हेलो। किंगडम तो दोनों ही होगा, थर्ड फोर्थ चैप्टर है। क्या मैम स्टार्ट सर करूं? प्लांट किंगडम। हेलो मैम, पुष्पजीत सर है। हाँ बोल रहे समीक्षा सर, थोड़ा पूछिए तो। समीक्षा। Yes, sir. Sir, am I audible? या